अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। यू आर वॉचिंग सिटी एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट सबा शेख। तो जनाब, कैसे हैं आप? मज़े में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। और अब तो आ गई हैं सर्दियां। जी हाँ, सर्दियों में बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा फील करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर सुस्ती आ गई है, लेजीनेस है। तो आज हम आपको इसका हल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं इसी मौसम के हवाले से जिसके स्किन पे असरात होते हैं। सर्दियों के स्किन पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है क्योंकि आप ख्याल नहीं रखते, आप पानी ज़्यादा नहीं पीते और आप अपनी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन नहीं करते। तो इसका वाहिद हल ये है कि अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। और एक टिप उन लोगों के लिए जिनको सर्दियों में बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है, वो ये कर सकते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर मॉर्निंग वॉक को ज़रूर रखें। वैसे तो यूजुअली ये होता है कि लोग रात को डिनर करने के बाद वॉक पे जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सुस्ती और काहली से बच सकें तो अपनी लाइफ में अपनी सुबह को मॉर्निंग वॉक के साथ जो है वो एडजस्ट कीजिए। और इसके अलावा अच्छी नींद लें और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल करें। वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए भी अच्छी है। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं कि हमारे शो पे वैसे तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि शो के शुरू में ही, इंट्रोडक्शन में ही आपको बता देती हूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो नंबर है वो है 02135152121। और यहाँ कॉल करके जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, आप उनसे सवालात भी कर सकते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। और इसके अलावा आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके मसाइल हुक्काम बाला तक पहुंचा सकें। इसके अलावा वेदर अपडेट्स होती हैं, करेंसी के हवाले से भी हम बात करते हैं। लेकिन टॉप स्टोरीज बताने से पहले आज एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मुझे ऐसा लगता है लोगों का फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स। और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, जब उनका रिज़ल्ट आया तो उसमें से कुछ बहुत खुश थे और कुछ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जबकि उनका ये कहना था कि हमने बहुत अच्छे पेपर्स दिए हैं। फिर वो गए बोर्ड ऑफिस, वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ ये ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम यही बात कर रहे थे कि हम ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका पूरा फ्यूचर जो है वो उनके रिज़ल्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन वो अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं है। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने जितनी मेहनत की थी उतने अच्छे उनके मार्क्स नहीं आए हैं। इंटर बोर्ड के जो है वो बाहर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ज़ुबैर नासिर। उनसे मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। जी ज़ुबैर, बताइए क्या कहना है स्टूडेंट्स का यहाँ पर और इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के अहाते में। और इस साल भी साल 2024 की जो आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जो नताइज हैं वो भी मुतनाज़ा बन चुके हैं। पिछले साल भी आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इम्तहानात के जो नताइज थे वो मुतनाज़ा बन गए थे, जिस पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नताइज के हवाले से जो है एहतजाज अपने रिकॉर्ड करवाए थे। लेकिन पिछले साल की बदनिस्बत इस साल सिर्फ और सिर्फ 3 अशारिया जो है हमें रिजल्ट में थोड़ी बहुत बेहतरी देखने को नजर आती है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की इंटर मतलब 12वीं जमात के जो नताइज है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये नताइज भी जारी ताखीर से किए गए हैं। ताखीर इस वजह से हुई है कि पिछले साल जो नताइज जारी किए गए थे तो वो एक ही वक्त पे, एक पर्टिकुलर डेट पे जो है वो भी ताखीर से हुए थे, लेकिन एक साथ तमाम फैकल्टीज़ के नताइज का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन इस दफ़ा हम ये सिलसिला देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से जो इम्तहानात हैं कि जो नताइज हैं वो मरहलावार जो है वो जारी होते चले गए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की ये है कि यहाँ पर स्क्रूटनी के फॉर्म्स जमा करवाने के हवाले से तालिब इल्म जो है यहाँ पर लाइनों में लगते हैं और फॉर्म्स जमा करवाते हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे भी माफिया सरगर्म है जो कि पैसों के एवज जो है स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाते हैं। ताहम आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से बिल्कुल मीठा भाव दिखाता है, लेकिन कुछ सच भी है। वो इस लिहाज से कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में कोई परमानेंट कंट्रोलर यहाँ पर तैनात नहीं किया गया, ना कि कोई चेयरमैन जो है यहाँ पर परमानेंट तैनात किया गया। यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि पेपर कोई और कंडक्ट करता है, लेकिन उसके नताइज की जब बारी आती है तो वो नताइज कोई दूसरा कंट्रोलर यहाँ पर उसको बनाता है। यहाँ पर सिचुएशन इस लिहाज से भी थोड़ी बहुत बिगड़ी भी दिखाई देती है कि इस वक्त के जो कंट्रोलर हैं वो डिप्टी कंट्रोलर के तौर पे जो है
है कायम मतलब एक्चुअल डेजिग्नेशन उनका डिप्टी कंट्रोलर है, लेकिन वो कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात के तौर पर अपने फ़राइज़ जो है यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। तो नताइज ओवरऑल यहाँ पर स्टूडेंट का इस दफ़ा जो रेशियो है सबसे ज़्यादा ख़राब जो है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा एडमिशन जो है कराची की यूनिवर्सिटीज़ में लिए जाते हैं। और इसके हवाले से जब हमारे बोर्ड के मुतल्लिका हुक्काम से बात करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने पूरा मलबा जो है कॉलेजेस की कारकर्दगी पर डाल दिया। कारकर्दगी के हवाले से CT21 ने एक रिपोर्ट तैयार की तो जिसमें कराची के 80% कॉलेजेस की कारकर्दगी जो है वो सिफर यहाँ पर करार दी गई, जिसपे कराची के नामवर कॉलेजेस, सरकारी और निजी कॉलेजेस उसमें शामिल थे। तो आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि कॉलेजेस की ख़राब कारकर्दगी की वजह से रिजल्ट जो है इस दफ़ा ख़राब आया, लेकिन बात यह है कि मलबा एक दूसरे के ऊपर डालना ही सिर्फ और सिर्फ जवाब नहीं होता। अब अगर महकमे कॉलेज एजुकेशन से बात की जाए तो उनका कहना है कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं, कंडक्शन जो है वो आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची लेता है। लेकिन ये अब 2025 के हवाले से अगर बात कर ली जाती है तो थोड़ा बहुत ये जो मैनुअल सिस्टम था, तरीक़ेकार था, ये अब डिजिटलाइज होने जा रहा है, क्योंकि OMRI सिस्टम के तहत तो रिजल्ट चेक हुए, लेकिन अब जो है ये डिजिटलाइजेशन की जानिब जो है इसको लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इस दफ़ा का जो पासिंग रेशियो है 49% कुछ बना है, तो स्टूडेंट्स खासे परेशान दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि रिजल्ट इतनी ताख़ीर से जारी हुआ तो हम कहना है कि उन्होंने अच्छे पेपर्स किए थे लेकिन रिजल्ट जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ आया। बहुत शुक्रिया, आज अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल से। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, आजिज़ जमाली और महराज अख्तर। आप दोनों को खुशामदीद। बातें तो करनी थी मैंने आजिज़ भाई बहुत सारी कि कराची के जो मसाइल हैं, लेकिन सबसे पहले इसी इशू पे बात कर लेते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारा किस तरह का है कि जब भी हर साल चाहे इंटर के नताइज का ऐलान हो या मैट्रिक या 9th, स्टूडेंट्स हमेशा परेशान ही नज़र आते हैं, स्क्रूटनी के इश्यूज़ आ जाते हैं, नताइज जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। ये इस हवाले से पहले बताइए कि ये क्या सिस्टम है, ये किस तरीके से फिर जो ये यूथ है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे अपने करियर को आगे परसू कर सकेंगे? अच्छा जी सबा, पहले तो आपको CT21 की टीम में मुबारक, पहला प्रोग्राम है। ये बड़ा इशू है, गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर और इंटर नहीं, 9th और मैट्रिक के इम्तहानात में भी सूरत हाल होती है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है इम्तहानात का सूबा सिंध के तमाम डिवीज़न्स के बोर्ड्स का, लेकिन ख़ास तौर पे कराची बोर्ड चूँकि सबसे बड़ा बोर्ड है, तो इसमें पहले 9th और मैट्रिक के एग्ज़ाम होते हैं, फिर फर्स्ट ईयर और इंटर के होते हैं। लेकिन ये इस तरह का इशू आना एक अजीब सूरत हाल है कि बच्चों का कहना है कि उन्होंने अच्छे पेपर्स दिए, उसके बावजूद रिज़ल्ट सही नहीं आया। और ये आप पूछ रही थी ना, मुझे खुद पता है, हमने खुद ये वाक़यात रिपोर्ट किए हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जेन्युइन बात है, ये जेन्युइन बात है। ख़ास तौर पे इस बार इन्होंने सिर्फ इस बार एक और भी कॉम्प्लिकेशन था। इन्होंने एक तो रिज़ल्ट्स में ये प्रॉब्लम हुआ, दूसरे जो दाखिले हुए ना इंटर में, उनमें भी यही किया। फर्स्ट ईयर और इंटर के जो दाखिले हुए उसमें भी ये सूरत हाल रही कि किसी बच्चे ने अप्लाई किया साइंस कॉलेज में, उसको आपने आर्ट कॉलेज में भेज दिया। किसी बच्चे ने कॉमर्स में अप्लाई किया, उसको आपने मेडिकल में भेज दिया। इस तरह की सूरत हाल बड़ी। खैर वो एक अलग इशू है। भाई वो ये भी कह रहे हैं कि जो 80% कॉलेजेस हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो सिफर है, और फिर कॉलेजेस ने जो कंडक्शन है यानी कि जो पेपर की परफॉर्मेंस है वो स्टूडेंट पे डाल दी है। वो ये भी अभी जुबैर हमें पता मेरा ख्याल है 80% तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं होगा कि 80% कॉलेजेस का जो रिज़ल्ट होगा या उसका जो परफॉर्मेंस होगा ज़ीरो होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता। इसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब जैसे आप पूछ रही थी कि स्क्रूटनी तो हो रहा है, लेकिन आया असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, इंटरमीडिएट बोर्ड का गुज़िश्ता कुछ सालों से एक अजीब सूरत हाल है। एक तो बोर्ड्स के चेयरमैन्स का इशू है। हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं, वहाँ भी ये इश्यूज़ आते हैं, फ़ंड्स के मामला, बदनवानियों के मामला, वो एक अलग बात है। लेकिन बोर्ड्स अगर सही तरह से, बोर्ड्स का बुनियादी काम ही इम्तिहान कंडक्ट कराना है। इंटरमीडिएट बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड, इन बोर्ड्स का बुनियादी काम, ये बोर्ड बने ही इसलिए है कि इम्तिहानात कंडक्ट कराएं। अगर बोर्ड्स इम्तिहानात ही सही तरह से कंडक्ट नहीं करवा सकते तो फिर इन बोर्ड्स का मतलब इन बोर्ड्स को ठीक करना पड़ेगा हुकूमत को। हुकूमत सिंध के जो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का जो डिपार्टमेंट है, इस पर हमारी जो मिनिस्टर थे साबिका मोहम्मद अली मलकानी, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है। ख़ुद वज़ीर आला सिंध से कई बार ये सवालात हुए हैं, अब भी ये सवाल होगा
जब ये इशू बना है, अब जब भी कहीं वज़ीर आला सिंध टकराएंगे हम ज़रूर उनसे ये सवाल करेंगे। लेकिन अगर बोर्ड्स इम्तिहानात कंडक्ट नहीं करवा सकते फिर बोर्ड तो बेकार हो गए उनका। वैसे हमें ये बताया जा रहा है कि जी हम अब बोर्ड्स को पेपरलेस कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लेके जा रहे हैं, पेपरलेस इम्तिहानात होंगे, जदीद मशीनरी के ज़रिए इम्तिहानात होंगे। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि रिजल्ट ही ठीक नहीं है। रिजल्ट ही ठीक नहीं है। महराज भाई, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे? देखिए, मैं तो इस सारी सूरत हाल पे ये कहूँगा कि गुज़िश्ता 5-6 सालों से ये इश्यूज़ आने शुरू हुए, मैट्रिक बोर्ड में भी और इंटरमीडिएट बोर्ड में भी, कि बच्चे जो है वो यही शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि भाई हमने तो बहुत मेहनत की थी। और वाकई मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता भी हूँ जो अपने मसाइल लेकर मेरे पास भी आए थे और वाकई जिन्होंने मेहनत भी की थी लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिले। तो इसमें एक मामला है करप्शन का, क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड्स हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पर भी एक एजेंट माफिया काम करता है उनके अतराफ़ में। तो आपने भी सुना होगा, बल्कि सभी को ये मालूम है कि अगर आपको अपने पेपर्स में नंबर बढ़वाने तो एक अमाउंट मुकर्रर होती है उसकी कि आप वो अमाउंट एजेंट को दे दें तो आपका काम हो जाएगा। तो एक तो इस इशू को देखना चाहिए कि भाई इतने अहम जगह पर जहाँ से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है वहाँ पर भी करप्शन हो रही है और अभी से नहीं हो रही, बरसों से हो रही है। तो एक तो इस चीज़ को देखना चाहिए। और ये सारा बिगाड़ पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी जिस बच्चे ने मेहनत की थी, जिसको कम नंबर दिए गए हैं, और तो उसकी जगह किसी और बच्चे को जो है वो मुबैना तौर पर जो है वसूली के बाद जो है उसकी जगह दे दी गई और उसको रिज़ल्ट जो है उसका मनपसंद मिला। जो स्टूडेंट स्क्रूटनी के लिए गए हैं, मतलब मैंने पेपर दिया तो मुझे पता है ना कि भाई मैंने अपना पेपर कितने मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, मैंने मेरा पेपर कैसा हुआ है मुझे तो पता है। लेकिन जब मैं स्क्रूटनी के लिए जाती हूँ उसके बाद स्क्रूटनी में भी अगर मुझे मायूसी हो रही है और जो मैंने जो भी कुछ लिखा है या जो भी कुछ मैंने पेपर दिया है वो वैसा नहीं है, तो ये तो फिर एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि वो स्टूडेंट फिर कहाँ जाए, फिर वो क्या करे। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, कराची के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मायूसी फैल रही है। स्क्रूटनी वाला इशू भी काफ़ी सालों से यही मामला हो रहा है कि देखिए स्क्रूटनी बच्चा जब करवाएगा जब उसको यकीन होगा कि मैंने काम किया है, कॉन्फिडेंट होगा वो कि मैंने मेहनत की थी, मैंने पेपर अच्छा किया है। और वो जो बच्चा जो पढ़ाई से जी चुराता है वो कभी स्क्रूटनी की जानिब नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो बच्चे हिम्मत कर रहे हैं स्क्रूटनी की जानिब जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये साइन है, बहुत बड़ा इशारा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो बहरहाल इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की कॉलेजेस की कि 80% कॉलेजेस में तालीम का जो मेयार है वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो करंट पोजीशन है, कुछ सालों से आपने देखा होगा कि अब कोचिंग वाला मामला जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ चुका है। हाँ, बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर कॉलेज जाने से और कॉलेज में लेक्चर। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक मसला दूसरा भी है कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनको जानबूझ के डिग्रेड भी किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस का उभार इतना ज़्यादा हो गया है, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। इतना कंफर्ट जोन है प्राइवेट कॉलेजेस में कि हर कोई ये प्रेफर करता है कि यार अगर मैं मेरे पास अच्छी अर्निंग्स है और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं लेकिन देखें सरकारी कॉलेजेस में ज़्यादातर गरीब बच्चे हैं। अब कोई अमीर बच्चे जो होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज, या मिडिल क्लास के बच्चे होंगे हमारे जैसे लोगों के, या जो है अपर क्लास का कोई भी बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में प्रायोरिटी नहीं देगा। बल्कि मैं और आप भी सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा अगर किसी बेहतर पोजीशन पे है तो हम किसी अगर 20-25 हज़ार रुपये 10-15 हज़ार रुपये माहाना फ़ीस अदा कर सकते हैं तो हम किसी प्राइवेट कॉलेज में ही तो बोर्ड में ये एक सूरत हाल है कि प्राइवेट कॉलेज को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि जो महराज भाई ने बात की ना, प्राइवेट कॉलेजेस पैसा कमाते हैं और पैसा लगाते हैं। अच्छा जी, सही, पैसा कमाते हैं, पैसा लगाते हैं कुछ। अच्छा, वहाँ कुछ मैनिपुलेशन भी होती है, रिज़ल्ट को मैनिपुलेट भी किया जाता है। ये सारे मामलात मतलब अगर इंटर बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड में भी एक गैम्बलिंग का काम हो रहा है, तो इसको बहरहाल क्योंकि इस वक्त ये मिनिस्ट्री जो है वज़ीर आला सिंध के पास है, तो वज़ीर आला सिंध को इस पे ज़रूर गौर करना पड़ेगा, इसको कोई मैकेनिज़्म देना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको कोई ना कोई मैकेनिज़्म देना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं उनके करियर का सवाल है और इतनी मेहनत से आप तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर अगर आपको पता हो कि आपने अच्छे पेपर्स किए और रिज़ल्ट अच्छा ना आए
तो वाकई बहुत दुख होता है। अच्छा, वेदर की कुछ बात करते हैं, और वेदर के हवाले से अब ये तो महकमा मौसमियात ने इस हवाले से अलर्ट जारी किया था कि भाई अब जो बलूचिस्तान से, शुमाली मगरिब से और शुमाली मशरिक से जो हवाएं चल रही हैं ना, वो कराची के मौसम को भी सर्द कर देंगी, और कराची में भी सर्दी ऑलमोस्ट आ ही गई है। इसी हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि कल या परसों, इनफैक्ट ये कहा गया कि कल जो है वो तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, खुनकी भी बढ़ जाएगी। लेकिन आज दिन भर कैसा मौसम रहेगा ये आपको बताते हैं वेदर अपडेट्स में। तो जनाब, वेदर अपडेट्स में ये हम आपको बताते हैं कि आज जो है 11 बजे 27 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे 28 सेंटीग्रेड रहेगा, और 1 बजे 29, और फिर उसके बाद 30 सेंटीग्रेड, और 2 बजे 30 सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये है हमारी वेदर अपडेट। और मज़ीद इस हवाले से पूछ लेते हैं कि क्या मौसम का हाल है, हमारे नुमाइंदे से, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं। जी, अपडेट कीजिए। अच्छा जनाब, जैसे ही हमारे नुमाइंदे कनेक्ट होंगे उनसे मज़ीद जो है वो पूछेंगे कि भाई क्या कहा है महकमा मौसमियात ने और क्या क्या अलर्ट जारी किए। अच्छा, एक और इशू, ये अब जो हमारी टॉप स्टोरी है, PIDC है, यहाँ पर जो दरख्त लगे हुए थे उनको गैर कानूनी तौर पर जो है वो काटा गया, और उसके बाद फिर एक्शन लिया गया, और फिर वहाँ पर लोगों को मुअत्तल किया गया। सो कोई क्या मतलब हमारे शहर में, हमारे इस मुल्क में क्या कोई वाकई कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये चेक एंड बैलेंस रखा जाए, जिसका जो दिल चाहता है, जो समझ आती है, वो अपने हिसाब से चीज़ें हो? ये मैं आपको असल कहानी बताता हूँ कि ये कहानी थी क्या, जो कल रिपोर्ट भी हुई एक हद तक। ये KMC के अफसरान ने दरख्त कटवाए। अब KMC के अफसरान जिनकी जिम्मेदारी हो शहर में दरख्तों को संभालना, अगर वो खुद ही दरख्त कटवाएं तो फिर अलमनाक सूरत हाल है ना। हुआ ये कि PIDC पे एक बड़ा कोई बिलबोर्ड लगा हुआ था, दरख्त उसके सामने आ गए थे, तो एक डायरेक्टर साहब ने खुद अपने छोटे स्टाफ को हिदायत करके उस बोर्ड को नुमायां करने के लिए दरख्त कटवाए। कमिश्नर कराची कोई गुज़र रहे थे, उन्होंने ये देखा, उन्होंने फौरी नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर साउथ की निगरानी में कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने भी हिम्मत की कि फौरी तौर पे रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में ये बात साबित हो गई कि जनाब ये दरख्त KMC के डायरेक्टर्स ने खुद कटवाए, जिसमें फिर फौरी तौर पे KMC के 2 डायरेक्टर्स को मुअत्तल भी कर दिया। 2 डायरेक्टर्स को मुअत्तल किया, 2 डायरेक्टर्स को हटाया गया उनके ओहदों से, 4 जो निचले अफसरान थे उनको मुअत्तल किया गया। तो 6-7 लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, इसलिए कि कम अज़ कम आइंदा एक कॉन्शियस तो हो गया ना कि भाई ये काम नहीं करना। हाँ, एक अलर्ट तो दे दिया, ना कम अज़ कम कि ये बुरा काम है, ये ख़राब के दरख्त वैसे ही हमारी ज़रूरत है। कराची में वैसे ही दरख्त नहीं, ये जो भयानक मौसम है, ये दिसंबर शुरू हो चुका है, सर्दी नहीं आ रही, हम जो बातें कर रहे हैं अभी भी, आज भी बुला रहे हैं सर्दी को, बुला रहे हैं हम ज़बरदस्ती कोट पहना के लोगों को दिखा रहे हैं कि सर्दी आ गई, सर्दी आज तो थोड़ी ठंड है, लेकिन वो सूरत हाल नहीं। फिर भी दिसंबर है, ये याद रखना चाहिए कि दिसंबर मतलब सर्दी का पीक होता है, दिसंबर में भी वो सर्दी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस शहर का जो मौसमियाती हालात हैं वो ठीक नहीं है। ऑलरेडी इकोसिस्टम इफेक्टिव इकोसिस्टम है, और जो बारिशें ना होना और दरख्तों जिसमें इतनी है, मतलब जिसमें बहरहाल माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि शहर में दरख्तों का न होना एक बड़ा, दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। तो ये दरख्त काटने का जो सिलसिला है बंद होना चाहिए। तो इस वजह से ये अच्छी कार्रवाई हुई है, मैं सपोर्ट करूंगा इसको। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, दरख्त वाकई हमारे यहाँ बहुत कम है। कराची में कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। इसमें बहुत सारे इदारे हमारे ऐसी सिंध सरकार के हैं जो इसमें मुलविस भी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सबसे टॉप पर है इसमें, KMC भी बिल्कुल टॉप पर है इसमें, जिनका काम था कि दरख्तों की हिफाजत की जाए, उनकी देखभाल की जाए। अब वही डायरेक्टर जो है वो चंद पैसों के लिए अगर वो किसी बिल बोर्ड को या एडवर्टाइजमेंट कंपनी को फेवर देने के लिए उसको कटवाते, तो ये बहरहाल ये जुर्म है। और ये भी बताऊं मैं आपको बाहिसियत क्राइम रिपोर्टर कि ये एक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा के तहत भी जुर्म है। इसकी बाकायदा FIR दर्ज होती है थाने में, ठीक है ना, कि अगर आप दरख्त काटते हैं तो वो इतना बड़ा जुर्म है कि आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है। उस मुकदमा दर्ज होने के बाद आपको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, आपको बेल लेनी पड़ेगी फिर कोर्ट से। लेकिन यहाँ बात यह है कि अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसकी आपने जो पहली बात कही ना कि कराची ऐसा शहर है
कि जिसकी जो मर्जी आ रही है वो यहाँ पर करता फिर रहा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं। बाद में सब देखने के बाद नोटिस भी ले लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि कमिश्नर साहब वहाँ से गुजर रहे थे, उनकी नज़र पड़ गई, एक ही दिन में या 2 दिन में इंक्वायरी भी कंप्लीट हो गई, सारे मामला हो गए और फौरी तौर पर बिल बोर्ड लगाने की वजह से वो वहाँ से वो वरना इससे पहले आप थोड़ा सा पीछे माजी में चले जाएं, साल 1.5 साल 2 साल पहले, तो हमारे यहाँ तो जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या जो तरक्याती काम हो रहे हैं उनके नाम पर भी सैकड़ों दरख्त काट दिए गए हैं। शहर से दरख्तों का वजूद ही मिटता जा रहा है बिल्कुल। अब सूरत-ए-हाल ये है कि गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। बात सही कही है अजीज जमाली साहब ने कि हमारे यहाँ जब हरियाली और दरख्त और सब्ज़ा नहीं होगा तो हमारा मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क ही रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जनाब, डिस्कशन जारी है लेकिन कुछ करेंसी रेट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो हियर वी गो ऑन करेंसी रेट्स। अच्छा जनाब, ये हमारे करेंसी रेट्स हैं और इस हवाले से आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर जो सेलिंग है वो है 182.25 और इसके बाद जो है फिर दूसरा रेट है 74.18 और फिर ये है 314.25 और 297.7। तो ये है माल का हाल, करेंसी रेट, और ये चल रहा है हाल अहवाल। डिस्कशन का सिलसिला जारी है। जब वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, डिस्कशन चल रही है और बहुत सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें आज एक न्यूज़ ने मुझे हैरान कर दिया। वैसे तो ऐसी न्यूज़ मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन मैं हैरान हो गई कि जब मुझे पता चला कि गैर मेयारी साबुन और दीगर प्रोडक्ट्स भी बनती हैं और बाकायदा वो सेल आउट होती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं और लोगों को उसका नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो क्रैकडाउन हुआ है वो ये हुआ है कि 4 फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। आजिज़ भाई, अब गैर कानूनी साबुन की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है, वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये साबुन गैर मयारी है या ये प्रोडक्ट जाली है, और फिर इनको कौन एनओसी दे देता है? ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि आप गैर कानूनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, कंज्यूमर कुछ नहीं देख रहा, अवाम उसको ख़रीद रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने कार्रवाई की है, मसूद भुट्टो हैं, अच्छी कार्रवाई है ये भी। उसी तरह दरख्तों की जो हम मिसाल दे रहे थे, कोरंगी ख़ास तौर पे जहां हमारा दफ्तर भी है, इसके पड़ोस में मेहरान टाउन है और मेहरान टाउन में ऐसे बहुत सारी जाली फैक्ट्रीज़ हैं जो ये काम करती हैं। और इसमें आपको मैं बताऊं, भयानक सूरत हाल तो वो है जो खुर्दो नोश की अशिया बनाई जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें इन जाली फैक्ट्रियों में बनती हैं। ये तो साबुन की बात है ना, साबुन इस्तेमाल करने से इंसान की, भाई साबुन यूज़ करने से गैर मेयारी आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकती है। नहीं, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि कुकिंग ऑयल जाली बन रहा है, वो तो उससे कैंसर की बीमारी फैल रही है। यानी आम जो अच्छा, ये फिर हमारे जो आप ये ठेलों में पकोड़े, समोसे और ये सारी चीज़ें जब बन रही होती हैं, हम सब ज़ाहिर है कि हम सब जब आप कहीं गए आउटडोर ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो बर्गर्स, ये सारी चीज़ें इन गैर मयारी कुकिंग ऑयल में बनती हैं। ये तो इंसानी जानों से खेलने वाला काम है ना। अभी कुछ रोज़ कबल इसी मेहरान टाउन में एक फैक्ट्री पकड़ी गई और वो पकड़ के कुछ पुलिस को भी निशानदेही करवाई गई, कुछ लोग भी पकड़े गए, लेकिन वो पता नहीं फिर कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, ये क्रैकडाउन होता है, फैक्ट्री सील हो जाती है, बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो है लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन पुलिस कोई मौसर कार्रवाई नहीं करती या इंतजामिया कोई मौसर कार्रवाई नहीं करती। जो यहाँ फैक्ट्री पकड़ी गई वो जाली, ये जो गाड़ियों के मोबिल ऑयल और ग्रीस और ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना, ये भी जाली तरीके से बनाई जा रही थी। और इस तरह कुकिंग ऑयल जाली, साबुन जाली बनते हैं, बिस्किट्स जाली बनते हैं, खाने पीने की और बहुत सारी चीज़ें जाली बनती हैं। और ये ख़ास तौर पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी के साथ साथ जो ये काटी है हमारी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो ताजरों की तंजीम है, जो बहुत मौसर और बहुत एक्टिव तंजीम है, उसकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि ये कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया से ये जाली फैक्ट्रियाँ ख़त्म करवाने में हमारी आवाम की और हम सब की मदद करें। पुलिस अगर नहीं कर रही, इंतज़ामिया अगर नहीं भी कर रही, तो काटी कर, क्योंकि इन लोगों के पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, इनके पास कोई SOP नहीं होता है। ये एक छोटा सा एक मकान लेते हैं किराए पे
कोई 200-250 गज़ का कोई मकान, अच्छा। 300 गज़ का किराए पे ले लिया, वहाँ से ये 2 नंबरी काम शुरू कर देते हैं। फिर वो आपने ठीक कहा कि वो या सिर्फ बनती नहीं है, बनती हैं, मार्केट में सेल होती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे मजमूई तौर पे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अख्तर भाई, जिस तरह से अभी आजिज़ भाई ये बात करें, मेराज भाई, तो ये इसका इम्पैक्ट कितना बुरा होता है? मतलब जो लोग, बहुत सारे ऐसे भी तो वहाँ पर जो लेबर होती है या वर्कर्स होते हैं, उनको शायद ये नहीं मालूम कि जिस फैक्ट्री में हम जॉब कर रहे हैं, ये फैक्ट्री गैर मेयारी चीज़ें बना रही है, और उसके बाद जब इस तरह से क्रैक डाउन होता है तो आप देखिए कितने लोग बेरोज़गार होते हैं। तो इसका भी एक इकॉनमी पे एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर यही लोग, और फिर गिरफ्तार भी यही लोग होते हैं। अभी उन्होंने जब ये कार्रवाई की है, क्रैकडाउन किया, तो गिरफ्तार भी किया, तो ज़ाहिर है जो लोग वहाँ काम कर रहे होंगे, अगर तो उन्हें पता है कि भाई हम इसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है और वो फैक्ट्रीज़ में जाके काम करते हैं, तो उनका फिर क्या होता होगा? फिर देखिए, जाहिर सी बात है, उन बेचारों को तो सबसे ज़्यादा परेशानी का ये सामना भी तो करना लोगों को पड़ता है। अवेयरनेस देनी चाहिए ना लेकिन कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप देख के करें कि आप किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एज लेबर ही कर रहे हैं, वर्कर ही कर रहे हैं, तो आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पहले पता कर लें कि वो रजिस्टर्ड हैं, नहीं है, उनकी कोई NOC है प्रॉपर या नहीं है। नहीं जी, देखिए, मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, पता सबको होता है, अच्छा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस कराची में हमारी बात साबुन से शुरू हुई, तो हाँ। साबुन और कॉस्मेटिक्स इस कराची में बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जहाँ पर सालों से 2 नंबर बनता था, बनता है, और मेरे ख्याल में वो बनता रहेगा। दिल्ली कॉलोनी एक एरिया है, क्लिफ्टन से बिल्कुल टच होता है, वो इस मामले में बदनाम है सही। कि वहाँ पर आपको तो मेराज भाई मेरे जैसे लोग या हम सारे लोग, मतलब जब जाते हैं शॉप पे तो बड़े मज़े से प्राइस वही ब्रांडेड जो है ना, वो सोप की दे के आएंगे या फेस वॉश की दे के आएंगे। हमारा क्या कसूर है? मतलब हमने क्या कसूर किया है कि हमें उसके एवज जो है वो तो फेक प्रोडक्ट मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कुछ इलाकों के नाम बताया। सुजानी टाउन मूसा कॉलोनी का इलाका है, लियाकताबाद का इलाका है, PIB कॉलोनी का इलाका है, इसके अलावा दिल्ली कॉलोनी का इलाका है। ये वो ख़ास जगह हैं जो हमें भी पता है, पुलिस को भी पता है, तमाम इंतज़ामिया को पता है कि यहाँ पर ऐसी कॉस्मेटिक्स तैयार की जाती है जो होममेड होती है, घर के अंदर तैयार की जाती है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम पे, या तो मुख्तलिफ कंपनीज़ के लेबल पर 2 नंबर होती है। अच्छा, उसका चेक एंड बैलेंस कोई है ही नहीं कि भाई अगर कोई कोल्ड क्रीम बनाई है किसी ने, चेहरे पर लगाएगा कोई, या रंग गोरा करने की क्रीम बना दी है, अब कोई लड़की या लड़का उसको अगर अपने चेहरे पर लगाएगा, हंड्रेड्स जो है ना वो प्रोडक्ट्स होंगी, और वो कोई रजिस्टर भी नहीं है, वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, लोगों ने कहा जी रंग गोरा करना है, इसमें एक इदारा इसे खरीद ले। है, सभा इसमें एक इदारा है मुल्की, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, ये उस इदारे की जिम्मेदारी है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं जो लाइसेंस याफ्ता नहीं हैं, क्योंकि जो भी लाइसेंस याफ्ता प्रोडक्ट होती है ना, उसको एक क्लियरिफिकेशन होती है, सिंध स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल की एक स्टैंप होता है, छोटा सा आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो हर ब्रांड पे वो लगता है। अच्छा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स खाली एक इश्तिहार छपवा के चस्पा करके और फिर वो लेकिन मेराज भाई, वो इस तरह की इफेक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको इम्पैक्ट करती हैं, उसका फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म जाके आपको थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये सस्ती होती है आपके सस्ती प्रोडक्ट जो है ना, वो तो ऐसे इफेक्ट करती है कि आप 10 दिन में खुद बंदा अपने आप को नहीं इसलिए पहचानता। एक जिम्मेदारी हमारी अपनी बनती है। मतलब ठीक है, करप्शन भी हो रही है, ये सारा काम चल रहा है 2 नंबरी इंतज़ामिया, और जिसमें पैसे तो सभी खा रहे हैं, पुलिस भी खा रही है, इंतज़ामिया भी खा रहे हैं, मतलब करप्शन का तो एक पूरा जहान बना हुआ है। लेकिन हम जो कंज्यूमर्स हैं, हमारी भी एक ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम कोशिश करें कि 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बचाने के चक्कर में एक ऐसी लो क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल ना करें जो हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म के लिए, या हमारे उसके लिए बीमारियों के जद में आ जाएं हम, तो इससे बचना चाहिए। इसमें दूसरा किरदार जो बनता है, एक तो सिंध स्टैंडर्ड क्वालिटी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल का बनता है, खाने पीने की चीज़ों में सिंध फूड अथॉरिटी का बनता है। सिंध फूड अथॉरिटी जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये जो घी और ये इस तरह के आयल और खाने पीने के जो अशिया बनती हैं वो उसको रोकना सिंध फूड अथॉरिटी का काम। लाहौर से हम सुनते थे कि वहाँ पर भी खाने पीने की जो गैर मेयारी अशिया है और जिस तरह से वहाँ पर सारा कुछ हो रहा था, उनकी फूड अथॉरिटी ने काफ़ी एक्टिव वहाँ पर काम किया और बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट भी आया, और अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बेहतर हो गई हैं। तो अगर यहाँ पर भी इंतज़ामिया इसी तरह मुतारिक होकर काम करेगी तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा,
जिस तरह से अभी आजिज़ भाई ये बात कर रहे हैं कि भाई आवाम को ये सोचना चाहिए कि वो सस्ती प्रोडक्ट्स के पीछे जब भागते हैं तो वो 2-4 रुपए बचाने के लिए या कुछ पैसे बचाने के लिए, या फिर कोई सेल में भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं गैर मेयारी, तो उससे नुकसान तो अल्टीमेटली हो रहा है, तो आवाम का नुकसान हो रहा है, फिर वो आप अपनी सेहत पे खर्च कर रहे हैं। तो इस हवाले से ज़रा बताएं कि ये आवाम में अवेयरनेस कैसे दी जाए, ये आवाम को बताया कैसे जाए, क्योंकि आप किसी भी आम शख्स से जाके उसको कहेंगे ना कि आप ये वाली थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट ले लेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको 10 जो है ना वो बातें सुना देगा या सुना देगी कि वो कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं होता, इससे मेरे इतने पैसे बचते, मुझे फ़ायदा होता है। वो टेम्परेरी जो है ना वो बेनिफिशियल होता है। जी मैं देखिए, बहुत सारे शहर में लोग ऐसे हैं, फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो अपने घर के अखराजात को ही पूरे महीने में कंट्रोल नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो वो लोग फिर रुख करते हैं छोटी मार्केटों का। छोटी मार्केट में से मतलब एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, बोल्टन मार्केट। अच्छा, उसी के पीछे खोड़ी गार्डन और इसके अतराफ़ का एरिया है, जोड़िया बाज़ार से टच होता है, वो है छोटी चीज़ों की मार्केट। अच्छा, वहाँ पर ये जो तमाम कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में घरों में बना हुआ है कॉस्मेटिक्स का सामान है, साबुन है, क्रीम्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, टैल्कम पाउडर्स वगैरह हैं, कोल्ड क्रीम्स हैं, ये सारी बन के वहाँ पर जाती हैं। अच्छा, वहाँ पर ये एक बाकायदा एक स्टॉल पे बिकता है, फिर एक लॉट कहलाती है इसको, और वो एक बंदा आवाज़ लगा रहा होता है कि 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। अच्छा, आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप 2000 की नहीं मिल रही, वो आपको 100 रुपये की लिपस्टिक। यस, 100 रुपये में कंपनी का लेबल भी वही होगा, शेड भी वही होंगे, सब कुछ वही होगा। अच्छा, अब जिसके पास बजट ही नहीं है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, हाँ, वो कहते हैं चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने ले लिया। अच्छा, ये कारोबार फिर इतना रन करता है कि यहाँ से लेके अंदरूनी सिंध तक जो छोटे छोटे देहात है ना, वहाँ पर भी ये तमाम का तमाम कॉस्मेटिक्स और साबुन जाके यूज़ होता है, और कराची से बनकर वहाँ जाता है, लाहौर से बनकर कराची आता है, बहुत सारा माल तो ऐसा है, और वरना कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर बनकर जो है वो अंदरूनी सिंध तक उसकी सप्लाई जाती है। और इसमें इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा नेटवर्क है ये कि मैंने इस पर कुछ काम किया था, मैं इसलिए मैं इतनी आपसे बात कर रहा हूँ कि इसमें हज़ारों लोग मुलविस हैं कराची में जो कारोबार से वाबस्ता हैं, ठीक है, और उसके बाद हज़ारों ही लोग जो है वो आगे जो बीच में मिडिल मैन होता है और उसके बाद जो छोटे दुकानदार होते हैं वो सब इसमें मुलविस हैं। आज भी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर कमिश्नर साहब इस पर एक्शन लें, क्योंकि मेन काम उनका बनता है, ठीक है ना, वो अगर इस पर एक्शन लें और सिर्फ जोड़िया बाज़ार के अतराफ़ में और बोटर मार्केट के जो अतराफ़ है वहाँ पे लगे हुए स्टॉल्स को और वहाँ जो बनी हुई छोटी छोटी दुकानें हैं होल सेल की, उनको अगर चेक करें, उनके गोडाउन को चेक करें, तो आज भी आपको करोड़ों रुपए का गैर कानूनी और जाली कॉस्मेटिक्स मिलेगा, जो है वो मिल जाएंगी। क्योंकि जब आप एक फेक प्रोडक्ट रखेंगे, लिपस्टिक ही आप कभी ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर लें, एक आप ब्रांडेड लिपस्टिक लें, या ब्रांडेड भी नहीं, एक नॉर्मल ब्रांड की लिपस्टिक लें जो कि थोड़ी बहुत महंगी हो, और एक बहुत सस्ती लिपस्टिक लें, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका इफेक्ट क्या है। अच्छा, सब्जियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने जाना होगा सब्जी खरीदने, लेकिन उससे पहले सब्जी के रेट ज़रा सुनते जाइए। हम आपको बता रहे हैं कि आज सब्जियां जो हैं उनके भाव ताव क्या चल रहे हैं। तो टमाटर जो है वो 115 रुपये किलो, और फिर ये आलू जो है वो 69 है। इसके अलावा लहसुन जो है वो 633, और ये है अदरक 380। गाजर आ गई, और गाजर है 58, और तुरई ये है 58, और लौकी 35। इसके अलावा जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है गोभी 63। अच्छा, गोभी के प्राइस हाई हैं, हाँ, फूल गोभी, और खीरा जो है वो 46। इसके अलावा भिंडी जो है वो 161, और इसके बाद प्याज जो है वो 127 और 127। तो ये हो गए भाव ताव। और अब जब आप जाएं तो ये वाले रेट्स जो हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा सब्ज़ी वाले को कि भाई हमने ये रेट सुने हैं और इसी रेट पे दे दे। अगर वो मान जाए तो ज़रूर अच्छी बात है, आपके सौदे में से कुछ पैसे बच जाएंगे। मैं जिस तरह आपसे बात आप झगड़ा करवाना चाह रही हैं कि अगर इन रेट्स पे नाजरीन जाएंगे मार्केट ना, जो रेट्स हमने दिखाए ये कमिश्नर कराची के रेट होते हैं, इन रेट्स पे मार्केट में कभी अमल नहीं होता। वो तो तभी तो मैंने कहा ना कि जरा जाके अपने नहीं मिलेगा। अगर आपने कह दिया टमाटर 100 रुपये 1 किलोग्राम है तो मार्केट में 150 से ज़्यादा टमाटर फी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। आपने कह दिया आलू 100 रुपये या 80 रुपये, तो आलू भी 150 रुपये से कम नहीं है शहर में। तो ये हम इस प्रोग्राम में पहले भी बात करते रहे हैं कि ये जो रेट्स हैं, ये रेट्स क्यों लगाए जाते हैं कि पब्लिक को इन रेट्स पे ही चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन इन रेट्स पे अमल तो नहीं होता कभी भी।
आप किसी भी मार्केट में जाएं। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले थोड़ी सी ग्रोसरी की थी और मुझे भी पहले ना यकीन नहीं आता था। मैं कहती थी भाई जब कमिश्नर कराची के रेट्स आ रहे हैं तो फिर कैसे वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा जी पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से। हाँ तो जी। ये क्या लॉजिक होती है? फिर ये जो कमिश्नर कराची वाले रेट है फिर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कमिश्नर कराची साहब को एक इसके बारे में कोई ऐसी मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि मार्केट से रेट मैच कर रहे हो। अगर 5-10 रुपये का फ़र्क हो तो भी बात समझ में आ रही है। मतलब अगर टमाटर कमिश्नर लिस्ट मुताबिक 100 रुपये हैं और मार्केट में 200 रुपये मिल रहे हैं तो ये तो मतलब 100% महंगा हो गया ना। 100% का फ़र्क नहीं होना चाहिए, 50% का फ़र्क नहीं होना चाहिए। 5-10 रुपये का काबिल बर्दाश्त है। तो ये मैकेनिज़्म के तहत नहीं बनते हैं रेट लिस्ट, मेरा ख्याल है। इस वजह से वो मार्केट वाले, इनको पहले तो मार्केट में आवेज़ा नहीं होती ये लिस्ट। आप बहुत सारी जगहों पे आवेज़ा क्यों करेंगे? लाजमी है कि वो टमाटर 100 रुपये लिखा हुआ है उसको 200 रुपये बेचना है, वो आवेज़ा क्यों करेगा? सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ फिर वरना मेराज भाई बहुत सारे जो इस तरह से सब्ज़ी फरोश होते हैं या दुकानदार होते हैं उन्होंने ना कमिश्नर कराची वाले रेट्स लगाए होते हैं, उसका छोटा सा बैनर लगाया होता है और जब अगर उनको फील होता है ना कि यार कोई उनको चेक करने के लिए आया तो उसको पलट देते हैं तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि ये क्या है? मतलब आपने पहले अगर आपको फील हुआ कि यार कोई चेक करने के लिए आया कोई अथॉरिटी से तो आपने रेट जो है उसका बैनर ही पलट दिया। बात यह है कि हमारे यहाँ बस इसको अलमिया कह सकते हैं आप, कराची में कोई भी पूछने वाला नहीं है कि भाई आप अगर सब्ज़ी सरकारी रेट में 100 रुपये तो आप 200 रुपये बेच रहे हो। और वाकई ऐसा है, आजिज़ भाई ने बिल्कुल सही कहा, 100% जो है वो डबल कीमत हो जाती है उसकी। 100 रुपये वाला जो 1 किलो का टमाटर है वो 200 रुपये में बिकता है। तो इसी तरह जो रेट्स अभी हमने कमिश्नर कराची साहब की रेट लिस्ट के मुताबिक इससे अपनी स्क्रीन पर भी चलाए हैं, तो आवाम को ये भी पता चाहिए कि उनको वहाँ मायूसी होगी और उनको ये रेट्स जो है वो आम मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर का और मुख्तार कार का जो किरदार होता है, डिप्टी कमिश्नर का जो किरदार होता है और कमिश्नर की जानिब से रेट लिस्ट जारी होने के बाद इसको चेक करने का और बैलेंस करने का वो जो सिस्टम है वो बिल्कुल बैठा हुआ है। वो हफ्ते में 10 दिन में एक बार कोई प्रेशर आता है तो निकलते हैं, छोटे मोटे जुर्माने करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी को, एक आम शहरी को कराची के उस रेट में सब्ज़ी, फ्रूट, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही जो सरकार ने तय किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सप्लाईज एंड प्राइस एक डिपार्टमेंट भूल गए मेराज भाई। सिंध गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, पूरा इदारा है उसका, कहा सप्लाईज एंड प्राइस एंड सप्लाईज। उसका भी ये काम है कि वो मार्केटों में जाएं, उनके इंस्पेक्टर्स चेक करें जाके कि जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं इस पर। देखिए ना, अब कमिश्नर कराची ने रेट दे दिए, अब इसको इम्प्लीमेंट कराना उस इदारे का काम है। सही कह प्राइस रहे हैं, एंड लेकिन काम नहीं हो रहा का काम है। बिल्कुल डिस्कशन का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो इस वक्त सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और पता है हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि कौन सा वाला इशू जो है वो डिस्कस करें। तो बिजली की जो है एक छोटी सी खुशखबरी है, मुझे नहीं पता वो आजिज़ भाई की नज़र में वो खुशखबरी है भी या पता नहीं, ये खुशखबरी है भी या नहीं है, लेकिन नेपरा ने जो 18 पैसे आपने बताया, जैसे 18 पैसे बिजली के नर्ख कम किए, तो नेपरा को मेरी गुजारिश है कि ये जब हर महीने रेट बढ़ाने की, फ्यूल एडजस्टमेंट में रेट बढ़ाने की बात होती है तो वो कभी 3 रुपये होती है, कभी 4 रुपये होती है, कभी 6 रुपये होती है। तो अब 3 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये पर यूनिट बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसके बिल में 800-1000 रुपये का इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो मुझे बताएं ये 18 पैसे जो कम किया तो इसमें 200 यूनिट वाले को कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा? 18 पैसे फी यूनिट, मतलब 18 रुपये। 300 यूनिट वाले मतलब को उससे अब कोई रिलीफ नहीं। देखिए ना, 300 यूनिट वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा? 18 और 18 36, 36, 42। अब आपने जब रेट आपने बढ़ाया तो आपने 1000 रुपये, कामन रेट भी 1000 से 1500 रुपये फ़ी जो औसतन घर है उसके जब आपने 4 रुपये या 6 रुपये बढ़ाया तो 1000 से 1500 रुपये बिल में इजाफा हो गया। आपने जब कम किया तो 42 रुपये आपने कम किया। बहुत बड़ा एहसान कर दिया कौम के ऊपर कि 18 पैसे आपने रेट कम कर दिया। बहुत शाबाश, बहुत सलाम नेपरा को। तो मेरा ख्याल है कि इसको बैलेंस करना चाहिए।
जब रेट बढ़ता है 4 रुपये 6 रुपये पर यूनिट बढ़ता है, तो कम से कम जब कम करने पे आएँ तो मार्जिन तो को रखें कि कम से कम मिडिल क्लास का एक बंदा है 30-35 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह है, जिसमें 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये का वो बिल भरता है, कम से कम उसको 200-400 रुपये का रिलीफ तो दे दें। तो 400 रुपये का रिलीफ तो दे दें। मेराज भाई, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कितना कम बिल तो नहीं आता आपका बिजली का जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? ये मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? देखिए, ये तंजिया मुस्कुराहट। अच्छा, हाँ, ठीक। क्योंकि ये जो नेपरा का जो फैसला आपने बताया 18 पैसे, मतलब कितना बड़ा वो है, तो ये भौंडा मजाक नहीं है शहरियों के साथ कराची के कि मैंने जब सुना ना, मुझे लगा शायद इसका इतलाक हम लोगों पर भी होगा, लेकिन क्योंकि हमारे 300 यूनिट से ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, लेकिन इसका इतलाक सिर्फ 300 यूनिट वालों पर। नहीं, खैर हम तो परेशान इसलिए होते हैं कि हमारे तो होती 500-600 कम से कम यूनिट। एग्जैक्टली। तो हम तो इस मामले में आ ही नहीं। आपको ये सहूलत मैसर नहीं। हाँ, लेकिन जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाला है या 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला है, उसके भी ये किसी काम के नहीं है जी 18 पैसे। तो अगर ये आपने कोई खाना पूरी करनी है और सेकंड बैलेंस दिखाना है कि अगर हम बढ़ाते हैं तो हम भी कम भी करते हैं, तो ऐसे तो ठीक है कागज़ों की हद तक और लोगों की मालूमात की हद तक, लेकिन इसका जो है पब्लिक को, आवाम को, शहरियों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो कम से कम फ़ैसला ऐसा तो करें कि लोगों को कोई रिलीफ तो मिल सके। अब 18 पैसे सुन के देखिए, जिस तरह मैं मुस्कुराया, इस तरह हमारी स्क्रीन देखने वाले जो लोग होंगे वो भी मुस्कुरा रहे होंगे, और अब हम जिनको बताएंगे वो भी बेचारे मुस्कुरा के रह जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। इतना बिजली का बिल आता है। अच्छा मेराज, अजीज़ भाई, अभी जो करंट सिचुएशन है, जो हमारे जितने भी सारे इश्यूज चल रहे हैं बिजली से रिलेटेड सारे, जब बिजली के ये जो बिल हैं इतनी तादाद में आते हैं और फिर उसकी जो ड्यू डेट्स होती हैं उसके ऊपर भी आवाम को बड़ा एतराज़ होता है कि वो भी इंक्रीज़ नहीं करते। मैं तो 1-1 लाख रुपए के बिल। सच बताएं कि बिजली के बिलों और गैस के बिलों का मुतासरीन में शामिल हूँ। अच्छा। कि बिजली का बिल 8 से 10 हज़ार रुपये आता है। अब आप अंदाज़ा करें, जब तो मेरा मसला नहीं है, ये हम सबका है जो मिडिल क्लास है। एक फ्लैट है 3 कमरों का, 3 कमरों के फ्लैट में बग़ैर एसी के कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही होगी, बल्ब और पंखे इस्तेमाल हो रहे होंगे बस ना। हाँ। उसका अगर 8-10 हज़ार रुपये बिल आए, अगर गैस में घर का एक चूल्हा सिर्फ इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये छोटे छोटे रिलीफ से ना कुछ नहीं होता। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाना आपने। वेलकम बैक। तो जनाब, दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद के हवाले से दिन मनाया जा रहा है और इक्वालिटी के जो राइट्स हैं वो सबको इक्वली होते हैं, और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमने हमारे स्टूडियोज़ में बुलाया है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुंबुल हैं और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, और डॉक्टर अज़रा जो हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आप दोनों को बहुत सारा वेलकम, और बहुत सारा जो है ना आप लोगों के लिए कहना चाहिए सलूट, क्योंकि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। आपसे स्टार्ट करती हूँ सुंबुल। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ये एक्चुअली क्या है, और ये किन लोगों के लिए होती है, किन लोगों को ये जो थेरेपी की सर्विस है वो दी जाती है? ओके, बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है जो काम कर रही होती है हर इंडिविजुअल के साथ, एक छोटे से बच्चे के साथ, एडल्ट के साथ, एक बूढ़ा शख्स है उसके साथ काम करे। कोई भी डिसेबिलिटी का शिकार है, इधर वो फिजिकल हो, सेंसरी हो, कॉग्निशन से रिलेट कर रही हो, कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो, आप उसके साथ काम कर रहे होते हैं ताकि उनकी लाइफ को आप इंडिपेंडेंट कर सकें, उनको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकें। बेसिकली हमारे पास फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक बहुत बड़ा ये डिफरेंस आता है कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ आ गई, मोबिलिटी आ गई, बट अगेन वेयर इज़ द फंक्शनैलिटी? आपने स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी, लेकिन उसको फंक्शनल कैसे बनाना है वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क कर रहा होता है। अब हम डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, ऑटिज़म है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे है आजकल, ADHD है, डाउन सिंड्रोम है, इन सब के साथ काम करना होता है। इनके बहुत सारे सेंसरी जो है वो मसले मसाइल होते हैं, कॉग्निशन से रिलेटेड होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उन सब पे जो है वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे डिफरेंट जो है वो मोड ऑफ एक्शंस होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उनको अप्लाई करते हुए हम एक बच्चे को, एक बड़े को इंडिपेंडेंट बना रहे होते हैं उसकी लाइफ में। अच्छा, तो मतलब ये कितने सपोर्टिव होते हैं और ये आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होता है? क्योंकि जो पेशेंट आ रहा है ऑब्वियसली अगर वो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड आ रहा है या उसके न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म का है, तो आपको पता है कि मैंने इसके ऊपर ये थेरेपी अप्लाई करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक अटैचमेंट बनानी होती है, क्योंकि ये इतनी जल्दी ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जो भी जिसके अंदर भी हो वो एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे तो एक बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। हमें सबसे पहले रैपो बिल्डअप करनी होती है। लाइक अगर बच्चा मेरे पास आ रहा है तो
ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मल भी बात है कि एक छोटे बच्चे को जब आप बुलाते हैं तो वो नॉर्मली भी आपके पास आपको कम्युनिकेट इतनी जल्दी नहीं करता आपके साथ। कम्युनिकेशन बिल्कुल, क्योंकि उनके ज़ाहिर बहुत सारे चैलेंजेस है ना। अब अगर मैं उसको टच कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल वो हाइपर सेंसिटिव है, मेरा लाइट सा टच उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ना, तो मैं एकदम से उसको बहुत जल्दी ग्रैब नहीं कर सकती। तो मुझे उसके साथ पहले रैपो बिल्डअप करनी है, मुझे उसको जो मेरे साथ एनवायरनमेंट है उसको इतना कंफर्ट जोन बनाना है कि वो मेरे साथ अपने आप को एक अच्छा फ्रेंड समझ सके या मेरे साथ अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझे। और उसके बाद हम काम करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैलेंज होता है, या हम कहें कि हमारा फर्स्ट सेशन असेसमेंट का होता है, हम असेस करते हैं कि बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देन हमारा जो सेकंड सेशन होता है उसमें हम रैपो बिल्डअप से स्टार्ट करते हैं कि भाई रैपो बिल्डअप करनी है, हम उसको फ्री प्ले देते हैं, हम देखते हैं कि उसको कहाँ चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में बिल्कुल बॉन्डिंग में ही लग जाते हैं। जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है तो फिर आप बहुत अच्छे से उस बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। इवन कि वो बच्चा आपके साथ इतना क्लोज हो जाता है कि जो पेरेंट्स काम नहीं कर पा रहे वो आप काम कर जाते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स की ट्रस्ट बिल्डअप, प्लस जो एक पेरेंट और थेरेपिस्ट का रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपने सेशन में कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ और वो पेरेंट उस चीज़ को घर पे अप्लाई नहीं करा, देन फिर वो उसका कोई पर्पस नहीं रहता। तो हमने बहुत ज़्यादा काउंसिल करना पड़ता है पेरेंट्स को भी, प्लस जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि हम पूरा फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ काम करें। हमारे सामने से बच्चा नहीं है, आपको पूरा हैबिट पूछनी होती है कि भाई इसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। ऐसा ही है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेरेंट तो काम कर रहे हैं लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे या वो उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर वो उस तरह अपना रोल नहीं दे रहे होते। तो ज़रूरी होता है कि पेरेंट के साथ पूरी फैमिली जो है वो अपना रोल प्ले करे ताकि बच्चा बेहतरी की तरफ जा सके। डॉक्टर अज़रा, स्पीच थेरेपी और लेजी बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो वही बॉन्डिंग वाला सिलसिला सारा कुछ। ये बताइए कि स्पीच थेरेपी के लिए आप उन तमाम पेशेंट्स को ही स्पीच थेरेपी देती हैं जिनको ये इश्यूज़ हैं, या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं? ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है और बहुत सारे लोग इस बात को पूछते हैं कि एक अगर बच्चा है या कोई भी किसी भी एज से ताल्लुक़ रखता है, उसको स्पीच का प्रॉब्लम है, तो उसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और वो जिसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई इस तरह से रिलेटेड जो है वो सिंड्रोम है, तो क्या वो भी सेम डॉक्टर के पास जाए? डॉक्टर अज़रा, योर कॉल। अच्छा, देखिए वही वाली बात है कि हमारे माशरे के अंदर सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस नहीं है ना। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी इवन के हेल्थ के अंदर हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि लिटरेट की और इलिटरेट की बात हो रही है ही नहीं, तो अभी ये चल रहा है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो स्पीच की नीड अगर किसी भी पर्सन को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, पहले तो मैं सिंपल इसका आंसर दे दूँ कि किसको जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि जब अगर बच्चा जो है जैसे 15 to 18 मंथ्स, मतलब शुरू में वो क्या करता है, कोइंग करता है, फिर बैबल करता है, फिर 1 वर्ड पे आता है, ठीक है, देन वो 2 वर्ड पे आता है, देन फिर वो सेंटेंस कैसे चलता है कि इसको प्रॉब्लम। अब देखें, अगर बच्चा जो है शुरू में अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फर्स्ट तो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं कि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा अपने साउंड्स के ऊपर, ठीक है, पहले तो रिफ्लेक्सेस है ना, साउंड्स के ऊपर रिफ्लेक्स वो नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है कि उसके कुछ हेयरिंग इश्यूज़ तो नहीं है, ठीक है। तो फिर उसको पहले सेंसरी उसमें तो आपको क्या करना चाहिए, तो पहले आप ENT को चेक करवाएंगे, पहले जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएंगे, बच्चे को ये है, तो वो फिर पार्टिकुलरली आगे रेफ़र करेंगे कि भाई इसको आया नीड है कि ENT के पास जाएं। देन फिर अगर कोई जो दूसरा हिस्सा है आपका, उसमें ये है कि आपने कहा कि डिसेबिलिटी के हवाले से या न्यूरोलॉजिकल, तो उसमें फिर ये होता है कि फिर आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो अगर एडल्ट हैं तो वो एडल्ट्स के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएंगे, और जो बच्चे के हवाले से तो फिर जो पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाएंगे। तो फिर फर्दर वो जो है पूरी एक रिहैब टीम होती है, जो जिस तरह हमारी रिहैब टीम है जिसके अंदर हम ऑक्यूपेशनल है, साइकाइट्रिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो हमारी पूरी एक टीम होती है, जिसमें डाइटिशियन भी होते हैं, न्यूट्रिशंस भी होते हैं, ये पूरी एक टीम होती है रिहैब की कि जो काम करती है। फिर वहाँ से वो आता है यहाँ पर, तो पूरा एक रिफाइन होकर कि हर एस्पेक्ट पर उसको एग्जामिन किया जाता है कि आया बच्चे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें ये भी होता है ना कि कोई पेशेंट आपके पास सिवियर कंडीशन में भी आता है और कोई पेशेंट आपके पास उस कंडीशन में भी आता है कि आप उसको 2-3 वीक्स में जो है वो थेरेपी दे के रिहैब करके जो है वो अच्छे से आप उसको भेज सकते हैं। लेकिन जिनकी सिवियर कंडीशन होती है, आपके लिए भी ये क्वेश्चन है डॉक्टर सुंबुल, उनको फिर आप कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो बच्चों को या पेशेंट्स को लाते हैं, फिर थेरेपी होती है, ले जाते हैं, बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि नहीं, थेरेपी के लिए उन्होंने एडमिट किया हुआ है। ये कौन सी जो है ना वो होती है?
थेरेपी के लिए एडमिट तो नहीं किया जाता, नहीं, जो ठीक है, सिवियर डिसेबिलिटी होती है ना जिसमें नहीं दीगर चीजें भी शामिल उसमें भी होता है हॉस्पिटल सेक्टर में, अगर हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, adults। या अगर हम बच्चों के, क्योंकि हम नियोनेटल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे होते हैं, जो वार्ड्स में हमें उन बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, वहाँ बेसिकली हमारा जो काम होता है एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, वो फीडिंग के हवाले से, सॉलो के हवाले से होता है कि बच्चों को सॉलो में प्रॉब्लम हो रही होती है, फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है, उनको सकिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको च्यूइंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, इस तरह डिफरेंट मतलब वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसमें फिर हम ये होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, जिसको जिस तरह की सिचुएशन अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेज गाइड की जाती हैं, और देन फिर उसके बाद है कि चेक किया जाता है कि हाँ अगर वो बच्चा ओरल नहीं ले पा रहा है तो एक्सरसाइजेज गाइड की जाती हैं, फिर फॉलो अप पे रखा जाता है, फिर फॉलो अप उस वजह से फिर वो फॉलो अप पे रखा जाता है। देन फिर उसके बाद अलाउ किया जाता है कि हाँ अब इसको ये हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है माशाल्लाह से इम्प्रूव करते हैं, फिर वो लिक्विड, जो बच्चा लिक्विड भी नहीं ले रहा था, वो लिक्विड से फिर सेमी सॉलिड, देन सॉलिड, फिर इस तरह ये प्रोसीजर चलता है आगे। डॉक्टर संबल, ओके, हमारे पास अगर कोई सीवियरिटी पे है तो अगेन वही चीज़ होती है कि हम फॉलो अप रखते हैं, ठीक है, प्लस हम होम प्लान दे रहे होते हैं। अगर हम पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं या अगर कोई एडल्ट भी है उसका जो भी केयर गिवर होगा, तो हम उसको होम प्लान देते हैं कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे करवाई है या जो मैंने एक्सरसाइजेस यहाँ पे फॉलो किया, आपने वही चीज़ घर पे फॉलो करनी है। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने उस इंडिविजुअल को उसका जो होम इन्वायरमेंट है या जो उसकी सराउंडिंग है उसमें इंडिपेंडेंट करना है। अगर वो इंडिविजुअल मेरे पास आके मेरे इस सराउंडिंग के अंदर इंडिपेंडेंट हो गया है, तो इसका मतलब है वो अपने सराउंडिंग में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस होम प्लान को फॉलो करें जो हमने उनको गाइडेंस दी है। प्लस अगर हम आईपीडी की बात करें, यानी हम वार्ड्स की बात करें, तो उसमें हमारे पास अगर सीवियर कंडीशन में कोई बच्चा है तो उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि उनकी पोजीशन ख़राब हो रही होती है, बेड बाउंड हो गया बच्चा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही बार बार, ठीक है, उसके लम्स वर्क नहीं कर रहे, ज़ाहिर है इतने टाइम से उसने यूज़ नहीं किया तो वो सख्ती की तरफ जा रहे हैं, स्पैस्टिक हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम पोजिशनिंग पे काम कर रहे होते हैं कि हमने बार बार पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, साथ साथ हमने उसको उन्हीं एक्टिविटीज़ में इंगेज करना है जितनी हद तक वो उस वार्ड के अंदर या अपने बेड के साथ जो है वो हो सकता है। उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, हमने आई ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ करवा ली ताकि वो अपनी आइज़ के साथ अपनी ट्रैकिंग कर सके, उसको पता हो अच्छा मुझे कहाँ से क्या स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है, उसकी हैंड की मूवमेंट्स होती रहें, यानी वो मोबिलिटी की तरफ कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम उसको इमोबिलाइज कर दें और जो चीज़ बेहतर हो सकती है हम उसको वहीं पर स्टॉप। ज़रूरी है कि हमने अर्ली इंटरवेंशन करें। कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? इस्लाम, कैसी है? याहिया बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत मुबारक, आपने सीट संभाल ली है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लेके चलेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, क्या कहना चाहिए? दोनों मेहमानों को बहुत सलाम हो। ठीक है, बात ये मौजूद इंटरनेशनल डे ऑफ यानी बनाए गए मौजूदों का, तो मेरा ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, हमें और हमारी गवर्नमेंट चाहिए सबसे ज्यादा इनको फैसिलिटेट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके लिए बहुत सारी जगहों पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। दुनिया भर में होता है, उनके पार्किंग एरिया डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा उनको रास्ते दिया था। अब जैसे मैं एक इंसान भी दूसरी वो मेरे दिल में बात थी, मैंने कहा कहूँ, क्योंकि अब ये जो ब्रिजेस बने हुए ना, जो यहाँ क्रॉस करके आदमी जाता है, यहाँ जरूर उनके लिए फैसिलिटी, इतना बड़ा क्रॉसिंग रोड होता है, वहाँ आपको कोई फैसिलिटी नहीं कि ऊपर वो कैसे ब्रिज से चढ़ के जा सकते हैं। उनके लिए कोई ना कोई, आजकल तो ऑटोमाइजेशन है, तो उसके लिए कोई रास्ता बनाना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रीन बस में ट्रैवल करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए आसानी हो जाए। एक तो मेरी सेशन है। दूसरा, आपकी स्पीच थेरेपिस्ट बैठी है, इनसे मेरा सवाल ये, लेकिन बात ये कि बाद दफा आपके बच्चे होती है प्रॉब्लम, लेकिन आप रियलाइज नहीं करते, आप बहुत देर बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, रियलाइजेशन नहीं होती, तो जब आप लेट पहुंचते हैं, आपका ट्रीटमेंट लेट शुरू होता है। तो ये चीज, इसके बारे में भी कुछ पेरेंट्स को आप गाइड कीजिएगा। दूसरी चीज है कि एक अगर कोई बच्चा जो मतलब उसको जो स्पीच में अटकता है, बार बार अटकता है, तो उसके लिए आपको जो बच्चे के घर वाले, एक्चुअली क्या होता है, बहुत दफा लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको उसका एक ट्रोलिंग करने लगते हैं। तो इस बारे में कुछ फरमाइएगा। दूसरा, आपके एक और मेरा सवाल जो ज़मीन में ये है, वो ये है कि देखें, जो भी बच्चा हैंडीकैप होता है वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन उसके माँ बाप को हैंडलिंग का तरीका सिखाना भी एक आर्ट है, उसको ये जरूरी है। इस बारे में क्या है, आप फरमाइएगा प्लीज। ठीक है यार, आपके तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे डॉक्टर्स ने सुन लिए हैं और 1-on-1 करके इनसे जवाब लेते हैं। सुंबुल, आप जी, सबसे पहले जिन्होंने बात की कि भाई हमारे इन्वायरमेंट में फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई हैं कि अगर कोई डिसेबल है या स्पेशल एबिलिटी के साथ है तो वो कैसे मूव करेगा। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बहुत सारे डोमेन्स हैं। एक हमारा डोमेन है होम मॉडिफिकेशन एंड एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, हम उस पर काम कर रहे होते हैं। हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है, वो किसी डिसेबिलिटी के बाद, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक हुआ एक इंडिविजुअल को, अब वो बहुत हद तक बेहतर हो गया, वो अपनी वर्क प्लेस को ज्वाइन कर रहा है दोबारा, तो जो उसकी टेबल है, चेयर है, हम उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं उसके लिहाज से, ठीक है, उसके एर्गोनॉमिक्स
सीट्स के लिहाज से कि कहाँ तक उसकी हाइट होनी चाहिए टेबल की, या चेयर की हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ताकि वो इजीली वर्क कर सके। उसको बहुत ज़्यादा लीन ना होना पड़े अपनी टेबल के साथ कि वो बहुत ज़्यादा झुके, उसका स्टूपी पोस्चर हो जाए, उसकी पोजीशनिंग ख़राब हो। तो हम अर्गोनॉमिक स्पेस पे काम कर रहे होते हैं। प्लस बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम इस तरीके की जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि स्टेपर्स हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो वो उतना होना चाहिए जितना एक बंदे के लिए अवेलेबल हो, वो ईजिली जो है वो उस पर अपना स्टेप जो है वो ले सके। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो है व्हील चेयर्स के लिए प्लेसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इवन कि हमारे होम में हम ग्रैब बार्स जो है वो कर रहे होते हैं, हम क्लचर्स जो हमारे होते हैं वो सब हटा रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास कोई इस तरह की हिंड्रेंसेस आ रही हैं हम उसको हटा रहे होते हैं। उसमें हम जो मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं वो इंडिविजुअल के साथ कर रहे होते हैं। सही है, ठीक है। तो डिस्कशन का सिलसिला जारी है और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर अज़रा हैं, डॉक्टर सुंबुल हैं, और दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद से रिलेटेड दिन मनाया जा रहा है जिस पर हम डिस्कशन करें। डॉक्टर सुंबुल, ये बताइए कि डिसेबिलिटीज़ को एबिलिटीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? ठीक है, देखिए हर इंडिविजुअल की कोई ना कोई स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। तो अगर हम उसकी वीकनेस को थोड़ा सा साइड पे करके उसकी स्ट्रेंथ को ग्रैब करेंगे ना, तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से उस इंडिविजुअल को इस इन्वायरमेंट के अंदर उसको इन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसकी वीकनेस कोई हर वक्त पॉइंट आउट करते रहेंगे तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो खो जाएंगी कहीं। तो हमने उसकी स्ट्रेंथ को पिक करना है। अगर अल्लाह ताला भी हमें कोई किसी भी सलाहियत से महरूम कर देता है तो ऐसी सलाहियतें हमें देता है जो ऐसी होती है जो किसी और के पास भी नहीं है। ठीक है, तो इन बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है, या जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ ऐसे ही होता है कि अगर कोई वीकनेस है तो उनकी स्ट्रेंथ ऐसी, अगर हम उसको पिक कर लें और उसी पे वर्क करना शुरू कर दें तो जो वीकनेसेस हैं हम उसको ओवरकम कर जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर अज़रा, बिल्कुल, जो ये वर्ड है ना डिसेबिलिटी, तो मैं बड़ा अजीब सा लगता है। It should be special ability or differently able you can say। देखिए इन्होंने सही कहा कि हम जो है उस वीकनेस को मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। मैं हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ, मिसाल के तौर पे जैसे एक बच्चा आया था अभी, अब्दुल्ला हमारे पास आता है, तो वो माशाल्लाह से आई थिंक 15-16 ईयर्स ओल्ड, अब 1 साल हो गया आते हुए। ठीक है, तो वो जब आया था तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी करता था, स्टटरिंग भी थी उसकी, लो कॉन्फिडेंस था उसका। लेकिन अब वो माशाल्लाह से इतना अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो मैंने उनकी मदद से ये कहा था कि आप फाइंड आउट करें किस तरह से, कि मिसाल के तौर पर अगर ये जो है मोबाइल बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है तो आप इसको डिजिटल मार्केटिंग या इस हवाले से सिखाएं। ठीक है, या अगर ये जो है पेंटिंग बहुत अच्छा करता है तो हम उस हवाले से इसको वो कर सकते हैं। अब जैसे एक और बच्चा आया तो उनकी मदर ने कहा ऐसी इस तरह की आपकी अपने पेशेंट में कोई एक ऐसी स्टोरी हो जिसमें जिस तरह से हम बातें करते हैं कि भाई ये प्लान दिया जा सकता है, ये आपने खुद किसी को प्लान दिया हो और फिर उससे वो इम्प्लीमेंट करवाया हो और फिर वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल, जैसे उसी बच्चे की मैं बात करती हूँ, हम लोग बात कर रहे थे जिसके हवाले से, उस बच्चे का नाम रियाज है, 13-14 ईयर्स ओल्ड, और लास्ट जनवरी में वो इनरोल्ड हुआ था। और वो बच्चा लो कॉन्फिडेंस के साथ आया था और उसका लैंग्वेज हर्डल भी था कि बंगाली फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, और दूसरा ये था कि फैमिली का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, घर में भी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, तो बहुत ज़्यादा उसको एक तरह से समझें कि पागल नॉमिनेट किया हुआ था कि पागल है, मतलब इतना ज़्यादा उसको कर करके कि वो बेचारा, अगर उसके अंदर एक स्ट्रेंथ थी भी तो उसको भी आपने पीछे कर दिया। लेकिन वो आया और उनकी माँ हर सेशन में रोया करती थी, तो हमने उनको कहा कि नहीं, आप जो है थोड़ा सा सब्र से काम लें, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही बेटा था तो इस वजह से भी वो बहुत वो थी। अब माशाल्लाह से पूरे 1 साल के बाद कल वो आया तो हम यही शेयर कर रहे थे कि हम इतना खुश हुए कि वो मुस्कुरा रही थी और हमने उनके साथ काम किया। हम दोनों ने मिलकर ज़ाहिर बेसिकली ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे पास बच्चा आ रहा होता है हम मिलके ही काम कर रहे होते हैं, OT और ST का बहुत इंटरलिंक होता है। तो हमने जब उसकी स्पीच पे काम किया, उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे, स्टोरी टेलिंग और डिफरेंट प्रैग्मेटिक स्किल्स यानी डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बात करते हैं, तो उस पर हमने उनको बताया, उनकी मदर को। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई हुई थी और इन्होंने, इस बच्चे ने आके नोटिस किया, पहले वो नोटिस नहीं करता था, पहले वो इस तरह से सोशली इंटरेक्ट नहीं करता था। तो उसने ये नोटिस किया, उन्होंने कहा मामा मेहंदी आप भी लगवाएं। तो उनकी मदर ने कहा कि मैंने कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो अपने बाप के पास गया और कहा बाबा या तो पैसे दें या फिर मेहंदी लेकर आएँ। एक तो ये चीज़ हुई। फिर जब वो फंक्शन हुआ, जो शादी का फंक्शन था, तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले ये होता था कि हम इसकी वजह से जान नहीं सकते थे, ये मैस क्रिएट करता था, इसे कोई
पागल कह देता था, तो ये एक शाउट करता था, हिटिंग करता था। पेरेंट्स के लिए भी कितनी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था ना। तो वो रोती थी, रोया करती थी, हर सेशन में आके रोती थी हमारे साथ। और कल उन्होंने कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि हम जब शादी में गए हैं, इसने बारात को वेलकम किया है, गेस्ट को वेलकम किया है, और बाकायदा टेबल्स पे जाके सब गेस्ट के साथ एक नॉर्मलाइज तरीके से पूछा है कि आपको किसी चीज़ की नीड है या नहीं है। तो वो इतना खुश थी, कल वो मुस्कुरा रही थी। और सब ने कहा कि माशाल्लाह, अब आप, उनकी वालदा को कहा कि अब आप मत ये कहना छोड़ दें कि आपका बेटा नहीं है या आपका बेटा ऐसा है, माशाल्लाह आपके बेटे ने तो कितने अच्छे तरीके से ये किया। और उन्होंने कहा पहली दफ़ा ऐसा था कि ये शादी हमने शुरू से लेके आखिर तक पूरी जो है ना सुकून के साथ अटेंड की। अच्छे से तो कल इतनी खुशी हुई थी हमें कि ये कॉपरेशन के बगैर नहीं है, नामुमकिन है। जब तक पेरेंट्स इस फैमिली का इन्वॉल्व होना, फैमिली का समझना, वो फिर एक जाके डॉक्टर को कम्युनिकेट करना, और फिर डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना। जो आपका होम प्लान है वो घर पे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट। देखिए हमारे पास बच्चा आ रहा है ना, 30 मिनट्स 45 मिनट्स दे रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम एक क्वालिटी वर्क दे रहे हैं, ठीक है। आपको सिखा रहे हैं, बेसिकली आपको टेक्निक सिखा रहे हैं कि उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है घर जाके। और फिर उस चीज़ को जब आप ऐसा ऐसा करना शुरू करते हैं, एक पॉजिटिव जो एक एटमॉस्फेयर होता है, ग्रेजुअली देखें, वो कहते हैं ना कि भाई कतरा कतरा जो है एक पानी का दरिया बन जाता है। एक बूंद अगर गिरती रहती है तो वो जो फर्श है या ज़मीन की छाती है उसको फाड़ देती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और कल हम बहुत खुश थे, मतलब 2-3 इस तरह के हमारे पेशेंट्स आए थे कि जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर बहुत खुशी होती है कि विश यू गुड लक। इसी तरीके से आप जो है तमाम लोगों के साथ काम करते रहें, इसी लॉयल्टी के साथ हमें ऐसे ही डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर सुंबुल, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और शो में इस वक्त यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जाना आपने, वापस आ रहे हैं, बस ये गए और ये आए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो जनाब, इंतहाई मज़ेदार टॉपिक जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बल्कि ये कहानी हर घर की ही है। जी हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है। इसके मनफी नताइज भी होते हैं और मुस्बत तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उरूसा मोहसिन ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो। और डॉक्टर योगी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बेहद शुक्रिया। उरूसा, आपसे स्टार्ट करती हूँ। सोशल मीडिया, यू नो, इट्स बिकम आवर लाइफ। बिल्कुल, मतलब हर बंदे को मेरे ख्याल में थोड़ी सी देर के बाद ये ख्याल आता है, मेरा मोबाइल कहाँ है? हाँ। मेरे और अब रहा भी नहीं जाता मोबाइल के बगैर। मेरे फेसबुक पे क्या हो रहा है, मेरे ट्विटर पे क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लिंक्डइन। ये सवाल चलते रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम खाना भी खा रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो हम एडिक्शन की तरफ होते हैं कि जी मोबाइल हमने देखना है। अब इसको, क्योंकि ये अब ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसको मेंटेन करके इसको मुस्बत तरीके से कैसे लाइफ में जो है वो रखा जा सकता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया या इंटरनेट की बात की जाती है तो ये अच्छा बुरा नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पे सारा फोकस है। तो अब हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, अब आपने खैर बड़े अच्छे से बता दिया कि देखें, जब भी हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अपने आप को एक मखसूस लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग कॉन्शियसली नहीं इस्तेमाल करते, हम अनकॉन्शियसली इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मेरी दोस्त या आपकी दोस्त या हम सब में से किसी की भी कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी बार बार आपको अगर मैसेज कर रहा है तो ये भी एक बड़ी बुरा लगता है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, ये चीज़ जो है फिर वो आपको सेलफोन के साथ एंगेज रखती है। लेकिन ऑब्वियसली जो बच्चे, उनका ऐसा नहीं है, वो तो अपनी गेमिंग के लिए या जो है ना वो अपने शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करके बताइए। देखिए, बच्चों की बात आती है तो आप अभी हाल ही में ही आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से बैन लग गया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, वो एक लॉ पास हुआ कि वो इस्तेमाल जो है उनको नहीं करना है, ठीक है। और आई थिंक ये बहुत अच्छा एक रेगुलेशन में ऐड हो गई है ये चीज़। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान की बात की जाए और हमारे इस माशरे में ख़ास तौर पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है कि बच्चों को आप मॉनिटर कर सकें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप देखें, आप अगर इंसानी फितरत है, जिस चीज़ पे मना किया जाएगा वो ज़्यादा करेंगे, राइट। ये चाहे बच्चे हो या बड़े, क्यूरियस हो जाते हैं ना, क्यूरियस हो जाते हैं फिर तो क्योंकि शायद आपके माँ बाप के सामने यूज़ ना करें, शायद दोस्तों के साथ करें या उनके
पीठ पीछे करें लेकिन करेंगे ज़रूर। तो हमें फिर मुख्तलिफ़ तरीके देखने पड़ते हैं कि किस तरीके से अच्छे से मॉनिटर किया जाए उनको। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मखसूस टाइम दे दिया जाए, यार 1 से 2 घंटे जो है बच्चों आपने ये मोबाइल आपको दे दिया गया, आपने इसमें इस्तेमाल करना है, या तो वो कर लीजिए, या फिर इस्तेमाल करते वक्त जो है वो बच्चों को जो एक हिस्ट्री होती है ना, आई मीन जो बैक डेटा होता है, जब वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो चेक किया जाए कि ये क्या कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, तो वो देखा जाए और उससे बाज़-औक़ात बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। बाकी तीसरा ये है कि माँ बाप जो है ना वो बच्चों को अच्छा बुरा बता दें कि ये अच्छा है ये बुरा है, उसके बाद वो फ़ैसला लें। क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत मुश्किल है बच्चों को आजकल के माशरे में मॉनिटर करना, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस ज़रूर हो रहे हैं। शायद सोशल मीडिया से ही हो रहे हैं या फिर स्कूल जाके अपने दोस्तों को देखते हैं उनके पास मोबाइल होता है, तो अब जाहिर है वो भी ज़िद करते हैं। सही। डॉक्टर योगी वजाहत, आपका क्या स्टेक है इसके ऊपर कि इस्तेमाल तो ज़ाहिर है अब हम सब हैं, क्योंकि हम लोग एडिक्शन में जा चुके हैं, सोशल मीडिया हमारी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसको बैलेंस करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सेंसिटिव मौजू पे बात किया और उसने बिल्कुल सही बात की, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ उससे। आपका जो सवाल है ना वो ज़ैली सवाल है, एक ऐसे जुमले का या सवाल का जो मुद्दतों से पूछा जा रहा है। किसी चीज़ का इस्तेमाल और किसी चीज़ के रखने में फ़र्क होता है। कोई चीज़ आपके पास है या कोई चीज़ आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें फ़र्क है। प्रिंटिंग को ले लीजिए, 3000 साल लग गए उलमा कराम को और दीगर लोगों को समझाने में कि कुरान पाक को भी प्रिंट किया जा सकता है। लाउड स्पीकर के बारे में भी यही सुना हमने, टेलीफोन पे निकाह और उसके बहस भी देखी है हमने, टेलीविज़न के होने ना होने पे भी बहस देखी है, और आज ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यही एक ज़िमनी सवाल जो आपने किया, ये उसी के पैराए में आता है कि आज हम सोशल मीडिया को किस तरीके से लें। तो ये सवाल जो मेरी बेटी ने कहा बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है कि होना और ना होने की बात नहीं हो रही, उसके इस्तेमाल की बात हो रही है। ठीक है, और जो चीज़ आ जाती है फिर वो जाती नहीं है। बच्चों को ये मोबाइल दिलाए किसने थे? पेरेंट्स ने। उन्होंने खुद खरीदे थे? नहीं, पेरेंट्स ने। अब सारे छोटे बच्चों को जो स्कूल गोइंग है, अब आपने एक चीज़ दिलाने के बाद ये तो वही हो गया जो पहले हमारे घर में टीवी आया, फिर उसके बाद हमारी पिटाई लगती थी कि टीवी देखते क्यों। तो हम तो नहीं ख़रीद के लाए थे वो टीवी जिस पे सिर्फ 5 मिनट का कार्टून आता था। आज कई कार्टून के चैनल हैं, मैं 5 मिनट देखता था तो पिटता था, आज पूरे पूरे चैनल चल रहे हैं, मैं बच्चे को कैसे रोक सकूंगा। तो इसने बिल्कुल सही बात की है, और यही बात मेरे ख्याल से आज इसका मगज़ भी प्रोग्राम का यही है खुलासा कि इस्तेमाल आए। इस्तेमाल सिखाएगा कौन? बच्चे जी। तो जिनको सिखाना है वो तो सीखे हुए नहीं आईटी पे। अलमिया ये है कि एक नस्ल जिसने आईटी को सही तरह इस्तेमाल ही नहीं किया, वो उस नस्ल को जो आईटी इस्तेमाल कर रही है बता रही है कि इस्तेमाल कैसे करना है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। सोशल मीडिया में मैंने अपने पोते को, मेरा ग्रैंडसन जो है वो 6 ईयर के बाद अब एडमिशन उसका हुआ, ये 3rd मंथ है उसका एडमिशन का, स्कूल में जाने का। इससे पहले जब वो गया तो उसने पेपर सही दिया, रिज़ल्ट अपना बिल्कुल टेस्ट क्लियर किया। कैसे किया? उसको हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जो तकरीबन जब वो 1 साल का था तो हमने उसमें उसकी एज के साथ डाल दिया था। वो सॉफ्टवेयर डेवलप होता रहता है, डेली बढ़ता है। जैसे मेरा बच्चा पोता बढ़ रहा है, ग्रैंडसन बढ़ रहा है, उसी तरह उसकी एज बढ़ती है। मेरे ग्रैंडसन को 2 साल में कौन से अल्फाज बोलने हैं वो अल्फाज के जुमले बना रहा होता है, चीज़ें 3 साल में कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से मेरे ग्रैंडसन को मैं मिसाल के तौर पे पेश करता हूँ कि उसको हमने सॉफ्टवेयर से डेवलप किया। आज वो जर्मन भी सीख रहा है, मैं तो नहीं जानता जर्मन, तो मैंने उसको जर्मन कार्टून सिखाए, उसको मैंने तमाम तर पोएम सिखाई जो कि स्कूल में जाके उसको सीखनी थी। आज उसकी 3 साल की जो छोटी बहन है वो तमाम पोएम्स खुद दोहराती है, क्योंकि उसका भाई उसको दोहराता रहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका सही इस्तेमाल अगर आ जाए तो ये इस्तेमाल बच्चों को नहीं आना है। बच्चों पे बात ना करें, ये बड़ों पे बात करें। ये मैंने बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है। आपको एयरप्लेन मोड तो आता है, लेकिन चाइल्ड मोड क्यों नहीं आता? आपके सॉफ्टवेयर तो वो भी पड़ा हुआ है, मोबाइल में है ना चाइल्ड मोड, तो आप उसको चाइल्ड मोड पे रख दें। मेरे पोते का अपना मोबाइल है, क्योंकि वो स्टडी करनी होती है। उसको जब कोविड आया तो हमें बाहर नहीं जाना था, तो हमने बाहर की दुनिया दिखाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। सही किया, वो परेशान नहीं हुआ, उसने दुनिया देखी। लेकिन कैसे देखी, कितनी देखी, ये हमारी थी। तो ये जो बात की एक वक्त होना चाहिए, जैसे खाने का वक्त होता है, सोने का वक्त होता है। अब हमारे माशरे में
और ये जो बात अभी कानून की हुई ऑस्ट्रेलिया की, ये उन मुल्कों की हो रही है जहाँ कानून लागू होते हैं, कानून पे अमल होता है। जिस जगह पे, जिस माशरे में कानून की हैसियत ही ना हो, वहाँ पे ये कानून लागू हो भी गया तो वही होगा कि जो चीज़ें असली होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए, इससे नहीं बहस होगी। बहस होगी कि जहाँ पे बड़े हैं उनको सिखाया जाए कि बच्चों को क्या सिखाना है, तो सीखने वालों को वही बात आ जाती है ना रुसा कि जब बड़े ही खुद इन्वॉल्व हैं अपने सोशल मीडिया में, बड़े ही हर वक्त सेलफोन लेके बैठे हुए हैं, तो फिर जो ग्रोइंग किड्स हैं वो भी वही करेंगे। आप अगर वो उनको कहते कि नहीं आप यूज़ ना करें तो वो आपसे भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप क्यों फिर यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी एक्चुअल में क्या ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या ऐसा जो है ना वो स्केजुअल प्लान करके देना चाहिए कि वो फ़ोन यूज़र भी हों और जो वो करना चाहते हैं वो करें भी, लेकिन उसकी कोई इतदाल पसंदी हो। ये ना हो कि हर वक्त हर बच्चा, हर बड़ा वो जो है वो एडिक्शन की तरफ है और हर टाइम जो है वो सोशल मीडिया की तरफ है, क्योंकि उससे आपका जो एक स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आपका ब्रेन के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, डिप्रेशन होता है, आजकल बच्चों के जो केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर यही है, एंजाइटी, डिप्रेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से। और देखें बात यह है, बच्चा जो है वो बोल के नहीं सीखेगा, वो ऑब्ज़र्व करके देखेगा, ऑब्ज़र्व करके सीखेगा अपने माँ बाप को। तो माँ बाप को उनके सामने अगर वो सोशल मीडिया या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अच्छा कंटेंट देखना होगा, उसमें वो कंटेंट उनको देखना होगा जिससे वो खुद भी सीख रहे हैं और बच्चे को साथ शामिल कर रहे हैं उसमें। कह के बच्चा नहीं सीखता। ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो गेमिंग की तरफ होते हैं या फिर वो ये देख रहे होते हैं कौन सी गैजेट, उसकी वजह देखें, उसकी वजह एक ये भी है, टेक्नोलॉजी में क्या नया है, उसकी वजह एक ये भी है, माँ बाप को अब वक्त निकालना पड़ेगा। माँ बाप खुद अपनी ज़िंदगियों में इतना ऑब्ज़र्व है या इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। मिसाल के तौर पे माँ कमेटी पार्टीज़ में है, फादर जो हैं वो जॉब या बिज़नेस में है या वट एवर द स्कोप ऑफ द फैमिली इज़, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा वक्त निकालें बच्चों के लिए। और उस वक्त जो वक्त निकलेगा उसके अंदर अगर इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है तो देखें तो उसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है। स्केड्यूल क्या हो सकता है कि आप जो है वो सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। लाइक आई वाज थिंकिंग कि अगर किसी ने अपनी फेसबुक को चेक इन किया है तो वो सुबह उठ के अपनी फेसबुक चेक करे, उसके बाद जो नोटिफिकेशंस हैं या इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप व्हाट्सएप पे सबसे कनेक्टेड होते हैं और व्हाट्सएप पे आपको अब कोई भी किसी भी वक्त मैसेज करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडल्ट्स का ज़्यादा इशू है वो है आपका व्हाट्सएप या फिर आपके, अगर आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो ऑब्वियसली आपका सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। ये डिस्कशन हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे कि इसका क्या हल है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाना, अपने वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ डॉक्टर योगी वजाहत बैठे हैं और उलूसा बैठी हैं और हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम कैसे किया जा सकता है, इसको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है। जी उलूसा। देखें, बच्चों की बात कर रहे हैं तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है कि ज़ाहिर है एक रूटीन में होते हैं बच्चे, जब स्कूल वगैरह गोइंग एज में होते हैं तो उसमें शाम को 1-8 घंटा जब वो मोबाइल उनको दिया जाए और उसमें माँ बाप साथ बैठ के मॉनिटर करें कि वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ तक वीकेंड्स की बात है तो वहाँ पे भी उनको 1 से 2 घंटे दे दिए जाएं इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इस बात ये आप रोक नहीं सकते बच्चों को, क्योंकि उन्हीं बच्चों के आगे फ्रेंड्स भी हैं जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं अगर बात करूँ तो मेरी अपनी क्लाइंट्स है जो कि 10-11 साल की बच्चियाँ भी हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट है, और क्यों ना हो क्योंकि उनकी सहेलियों के भी हैं, तो कहाँ तक आप रोकेंगे? तो वो इन्फ्लुएंस बहुत हमारा एक्सेस और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी इन्हेंस हो गई है कि अब आप किस तरह उसको जो है ना वो कम्युनिकेशन का क्या स्केड्यूल बनाएंगे आप? किसी को भी किसी भी वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कांटेक्ट करना है तो ही विल कॉल यू, ही विल टेक्स्ट यू, ही विल मैसेज यू, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं। तो अगर अच्छा, और अब ये भी चीज़ है ना कि भाई हर बंदा हर किसी ने ऐसे सोचा हुआ है कि भाई जिस तरह हम हर टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव है ना,
तो शायद दूसरा भी व्हाट्सएप पर उसी फॉर तरह से ग्रांटेड ले लेते हैं कि अभी ही जवाब देना हाँ, है। अभी फौरन जवाब देना है, और अगर आप ना रिप्लाई करें जल्दी या लेट रिप्लाई करें तो ये भी एक बैड अच्छा, मैंने हैबिट्स में एक आता चीज़ शुरू की, अगर एज एन एडल्ट मैं बात करूं, वीकेंड पे मैं एक दिन ज़रूर रखती हूँ फॉर सोशल डिटॉक्स। उसमें अच्छा, आई ये डोंट it's a good यूज idea, आई yes. डोंट यूज एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया। दो मेरा काम ऐसा है वेयर आई हैव टू यूज सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म टू मार्केट, सही। बट देन अगेन देयर इज वन डे, ईदर इट्स अ सैटरडे और अ संडे, वेयर आई डू शट डाउन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर द होल डे। और यकीन करें वो बहुत हेल्प करता है। लाइक बाय द एंड आई फील सो एट पीस, सो रिलैक्स, बड़ा relax लगता है ना कि फोन पास नहीं है, और बिकॉज सोशल मीडिया जहाँ आपको कनेक्ट करते हैं वहाँ आपको बहुत डिस्कनेक्ट कर देता है अपनी ज़ात से। सही। तो मुझे लगता है जब मैं सोशल मीडिया से ऑफ लेती हूँ तो मैं अपने आप से रिकनेक्ट करती हूँ, और आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में कि आप अपने आप से तो रिकनेक्ट करो, बिकॉज लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट पेस हो गई है। वो कहते हैं कि first love yourself, आप अपने लिए टाइम निकालें ना, लोगों को अपने लिए मी टाइम भी निकालना चाहिए। जी डॉक्टर योगी, आप क्या कहेंगे? देखो बेटा, इस गुफ्तगू में अगर हम जाएंगे और बड़ी मुफस्सिल बात की है तो इसमें मज़ीद मुझे ऐड करने की गुंजाइश लग नहीं रही। बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही मेरा नुक्ता नज़र है। तो मैं इसका एक छोटा सा आपको हल दे देता हूँ। अभी आपने गेमिंग की बात की थी, गेम्स। जब माइंड साइंसेस में हम जाते हैं और भी चीज़ों में जब जाएं तो इसमें एक हमें टर्मिनोलॉजी मिलती है गेम की। ये टर्मिनोलॉजी है गेम की किसी भी चीज़ में, और बच्चों में तो मैं बहुत अप्लाई करता हूँ। ये जब मैं ट्रेन द ट्रेनर कोर्स करा रहा हूँ तो ये मैं उस वक्त इस्तेमाल करता हूँ। गेम में, किसी भी खेल में 4 बुनियादी रूल्स होते हैं। एक तो ये होता है कि वो आपको कोई जगह देता है, स्पेस देता है जो आपके लिए फ्रीडम होता है, लेकिन उसी जगह के बाद या उसके अंदर या उसके बाहर एक बाउंड्री होती है जो लिमिटेशन देती है। बाउंड्री बना देते हैं ना, बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। उसमें एक पर्पज़ होता है। भाई एक आदमी पूछ सकता है कि मैं क्यों बॉल लेके घूमूं, जाए दौड़ता रहूं, उस गोल में क्यों जाऊं? तो बताया जाता है कि आपने गोल करना है। सही। दूसरे से बताया जाता है कि आपको गोल रोकना है, पर्पज़ बताया जाता है ना। और एक जगह दी जाती है, मैदान, एक लाइन दी जाती है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए जी। और एक किया जाता है पर्पज़ के बाद, वह है अप्रिसिएशन। जब भी कोई चीज़ आप बच्चे को दे रहे हैं, आप गेम की टेक्निक पे दें। आप उसको बताएं कि ये मैं मोबाइल दे रहा हूँ, हम क्योंकि मोबाइल पे बात कर रहे हैं इसलिए मैंने उठा लिया कि वो चीज़ तो दिखा दें क्या है। जी जी। ये है वो, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, और ये सोचता होगा मैं बना किस में, क्यों बना। जैसे बच्चे कहते हैं मैं क्यों पैदा हो गया, तो ये भी सोचता हूँ मैं क्यों पैदा हो गया, क्योंकि इतनी बुराई है मुझ में, तो फिर पैदा ना करते, बनाते नहीं, जबकि अच्छे से अच्छा बन रहा है। आपने मोबाइल दिया एक बच्ची को या बच्चे को, आपने पहले उसको फ्रीडम दी है, लेकिन उसके साथ लिमिटेशन दें। ये मैं आपको दे रहा हूँ इस शर्त पे, ये 9 बजे के बाद मुझे वापस होगा, ये 1 घंटे के लिए आपको दे रहा हूँ। आप ये पहले तय करना है आपने, जब ये चीज़ दे रहे हैं। फिर आएंगे आप पर्पस पे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा? मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप दुनिया में जाएं, लोगों से मिलें। आप हर वक्त तो किसी के घर नहीं जाते ना, पप्पो के यहाँ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, नानू के जाते हैं, वापस आ जाते हैं। आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, ठीक है। जो भी टाइम आपने दिया, शेयर किया आपने, कम आपस में तय किया। उसके बाद ये मोबाइल जमा हो जाएगा। आप क्या करें, अपना मोबाइल पहले वहाँ रख दें जहाँ जमा करना है। सही। मेरी बेटी ने कहा ना कि फॉलो करेगा ना बच्चा। बच्चा तो बंदर की तरह होता है, देखेगा वो करेगा। उसने वहाँ रख दिया, उसने भी रख दिया, आपने भी रख दिया, अम्मा ने भी रख। अम्मा कह रही नहीं मैं तो ड्रामा देखूंगा, उसको ड्रामे को अर्तुगल के बगैर तो जिंदगी नहीं गुजर रही। तो फिर ड्रामा ही होंगे ना, घर में बच्चे दौड़ेंगे, घोड़ा बना के दौड़ेंगे। सही। ठीक है, तो तय करना है कि आपने वो तमाम काम करने हैं जो करवाने हैं। और चौथी चीज़ है वह है अप्रिसिएशन। अगर आपका बच्चा आपके क़वानीन पे चल रहा है तो आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ ला दें, उसको कहीं घुमाने ले जाएं, ये कह के कि तुमने मोबाइल अपना रखा। आज से अगर आप ये एक रिवायत बनाएं कि बच्चे को कोई चीज़ दें, फ्रीडम दें, लेकिन लिमिटेशन के साथ, फ्रीडम दें, उसको पर्पस बताएं। और अगर वो पर्पस पे काम करता है तो फिर उसको अप्रिशिएट करें। हमारे यहाँ मसला ये हो रहा है कि बच्चे ने अच्छा काम भी कर लिया तो क्या हुआ, तो क्या कर लिया, मैंने तो कहा था। उसको अप्रिशिएट करें ताकि नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा अच्छा काम कर सके। सोशल मीडिया के साथ ये लागू होता है, और ये मैंने अपनी बेटी पे किया। आज तो उसके माशाल्लाह अब बच्चे हैं। जब उसने कॉलेज के लिए मुझसे मांगा था तो मैंने पूछा क्यों, कहती सबके पास है। मैंने कहा जब सबके पास है तो तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा भाई सबके पास है ना, दोस्तों के पास है तो किसी से भी कॉल कर लेना। नहीं वो मैं घर आती हूँ तो मुझे कॉल करती है। मैंने कहा बेटा वो तो तुम्हारी अम्मी के पास है, जो कॉल आती है तो अम्मी के फ़ोन पे करा देना। अब वो उसके पास जवाब नहीं है जी। वो भी उस ज़माने में हड़ताल भी जो हो जाती हैं तो मैंने कहा बेटा वो जहाँ आप जाती हैं सेंटर पे, वहाँ पे जो फ़ोन लगा है उनको कहना हमारे फ़ोन करते हैं। चले जी, तो पर्पज़ नहीं था। फादर होने चाहिए। नहीं आज तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह। लेकिन उसने ये किया
कि थोड़ी देर के बाद कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने उसको दिलाया सही। और ये कह के दिलाया कि आपको चाहिए ना, इसके ये रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया। आज भी वो उसको याद करती है। सही। उरूसा, जी व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? स्केजुअल भी मेंटेन कर लें, आप लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर लें। सबसे पहला काम पेरेंट्स को या फैमिली को, जो आपके केयर गिवर्स हैं, उन्हीं को करना होता है कि पहले वो खुद को चेंज करें और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करें उस बच्चे पे कि जिसका वो उस सोशल मीडिया से वो उस तरह से दूर भी रहे, मुस्बत इस्तेमाल भी हो जाए और वो उसको ये भी नहीं हो कि यार मुझे यूज़ नहीं करने दिया। बिल्कुल सही, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बेसिकली आपने जो है ना माँ बाप को एक अदा करना पड़ेगा और ख़ुद जो इस इंटरनेट पे जो इस्तेमाल करते हैं, जो मवाद यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो कोई स्किल सीखने पे बेस्ड होना चाहिए ताकि बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हों और करना पड़े उनको तो करें उनको इन्वॉल्व, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। जब माँ बाप खुद बैठ के बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे साथ में, एक प्रोडक्टिव एक स्किल सीखने की सलाहियत को इम्प्रूव करेंगे उसमें, तो ज़रूर मेरा ख्याल है इसमें जो टाइम इशू ये होता है कि ऑब्वियसली अगर आप जो बात करें कि प्रोडक्टिव जो है वो देखना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अब एंटरटेनमेंट के लिए तो अब तो हर चीज़ आपका सेलफोन है, लैपटॉप है, हर चीज़ आपको जो है ना इंटरनेट के थ्रू ही मिलती है, तो ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट भी फिर वहीं है। तो वो जो गेमिंग है वो भी तो वहीं पर ही है ना। देखिए, गेमिंग से कौन रोक रहा है बच्चों को? हम ये कह रहे हैं कि गेमिंग एक टाइम रिस्ट्रिक्शन कर लें उनके ऊपर कि बच्चों आपने अगर फलाना चीज़ करनी है तो मैं 1 घंटा आपको दूंगी और इसे 1 घंटे में आपने खेलना है। मना नहीं कर सकते हम बच्चों को, इट्स इम्पॉसिबल। बिकॉज बात वही आ गई जो पहले मैंने कही थी, आप जितना रोकेंगे उतना वो करेंगे, आपके पीठ पीछे कर लेंगे, शायद किसी दोस्त के घर जाके कर लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो आपने उनको अच्छा बुरा बताना है और वही बात है कि आपने एक प्रोटोकॉल दे देना है कि बेटा ये है, 1-1 घंटे के लिए मैं दे रहा हूँ और आपने ये इस्तेमाल करना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उरूसा। डॉक्टर योगी वजाहत हमारे शो पर मौजूद थे और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की बात हो रही थी, तो हम सब ने भी आज से यही करना है, कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें, जब ज़रूरत हो तभी करें। तो हमारे शो का टाइम हो गया ख़त्म। कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए टॉप स्टोरीज़ और आपने जो है हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना है और फीडबैक भी देना है और बताना है कि आपको हमारा शो कैसा लगा। और स्पेशली जो आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, कोई बच्चा गेमिंग की तरफ है, तो उसका मुकम्मल जो है उसको बंद कर दिया जाए, सेलफोन नहीं दिया जाए। मेरे ख्याल में अब ये बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है। हाँ, आप उसको प्लान कर लें, आप उसका स्केजुअल बना लें कि वो किस टाइम पर मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लें कि उसके घर में मौजूद बाकी 6-7 अफराद या 2-3 अफराद जो घर में मौजूद हैं उनकी रूटीन क्या है, क्योंकि हम वही फॉलो करते हैं जो हमारे घर से हमें चीज़ें मिल रही होती हैं। अगर उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई या जिस भी माहौल में वो रहते हैं वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे तो बच्चे भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे और फिर उनको कन्विंस करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक इशू ये भी है कि आजकल जो स्कूल्स हैं वो भी होमवर्क जो है वो PDF के ज़रिए घरों पर मोबाइल फ़ोन पर ही देते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि आप मुस्बत इस्तेमाल सिखा सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर बच्चों को फ़ोन यूज़ करने से रोक नहीं सकते। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर आएंगे नई टॉप स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।